Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be starting with the British policies in India. So first of all, we look at the British education system and all the related policies of the Britishers during this time related to education. Okay, so first of all, जो major policy था education से related, it came under the Charter Act of 1813. The Charter Act of 1813 में it was formally recognized that education was a state responsibility, that is it was the responsibility of the British government. ठीक है, और उसके बाद ही lot of policies, other policies were brought in. ठीक है, so we'll do these questions after we have read the entire theory. So first of all, we look at Warren Hastings. Warren Hastings had established the Calcutta Madrasa in 1781 to study Oriental learning. ठीक है, and this was aimed at understanding the indigenous laws and elites, because जो हमारे सिविल लॉज थे, हिंदू पर्सनल लॉ, ये सब के बारे में वो उन लोगों को पता नहीं था. सो दे weren't able to adjudicate upon our conflicts. ठीक है, so in order to help in that, Warren Hastings, who was the first Governor General of Bengal, he had established Calcutta Madrasa in 1781. ठीक है, ओरिएंटल लर्निंग के लिए था ये. लर्न क्या करना है इसमें, एक तो कैलकटा में ही पहले वहाँ पे स्टेशन थे सब लोग. ठीक है, तो कैलकटा में उन्होंने बना लिया है ना. एंड मद्रसा तो ठीक है. 1781 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके थोड़े साल नेक्स्ट डिकेड में दे मेड द कैलकटा मद्रसा. नेक्स्ट वी लुक एट विलियम जोन्स. सो ये सारे, हाँ देखिए, विलियम जोन्स के बारे में देखते हैं. He had set up the Asiatic Society of Bengal in 1784. This was founded in Calcutta for Asiatic researches and Sanskrit text translations, and it institutionalized Orientalism. ठीक है, Orientalism मतलब कि study of the Orient. Orient मतलब eastern portion of the world. ठीक है, तो Orientalism को institutionalize किसने किया सबसे पहले? Asiatic Society of Bengal. किसके अंडर आया था ये? विलियम जोन्स. ठीक है, लर्न कैसे करेंगे इसको? एशियाटिक सोसाइटी है ना, तो जो लोग सोसाइटी में होते हैं, जो लोग सोसाइटी में होते हैं, दे हेल्प ईच अदर, है ना. तो वो लोग एजुकेशन में हेल्प करते हैं और ये सब यू कैन रिमेंबर. तो स्पेशली इन ईस्टर्न सोसाइटी जो लोग सोसाइटी में होते हैं, दे हेल्प ईच अदर. ठीक है, तो जो से जोन्स, जो सोसाइटी से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव जॉनथन डंकन. So in 1791, he had established the Sanskrit College in Banaras to study Hindu law and philosophy. ठीक है, पहले तो जो अराबिक और पर्शियन की स्टडीज़ थी वो पहले ही स्टार्ट कर दी थी कैलकटा मद्रासा में, है ना. मद्रासा है तो पर्शियन और अराबिक वैसे लिंक हो जाएगा. बट फिर संस्कृत पढ़ने के लिए एक तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आई, उसके बाद में देयर इज़ अ कॉलेज, संस्कृत कॉलेज इन बनारस, वाराणसी. ठीक है, हिंदू लॉ और फिलोसफी. वाराणसी इट इज़ नोन फॉर, मतलब हिंदू रिलीजन में इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्रोमिनेंट लोकेशन. उससे लिंक कर लो, वाराणसी में संस्कृत कॉलेज खोला था. एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस हैड सैंक्शनड इट्स एस्टैब्लिशमेंट, और इसका काफ़ी लिमिटेड इम्पैक्ट था एज इट हैड मोर टीचर्स दैन स्टूडेंट्स. सो दैट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज. ठीक है, तो इसमें ये भी लर्न करना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैड अलाउड दिस. ठीक है, तो लर्न कैसे करेंगे? संस्कृत कॉलेज, है ना, जॉनथन डंकन. इनको विलियम जोन्स से वो नहीं करना है कंफ्यूज. ऐसे लर्न कर लो कि डंकन. सो जो लोग तो नहीं, जैसे डंकी टाइप रहेगा, जो भी वो इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट, दे वोंट बी एबल टू लर्न संस्कृत. ठीक है, तो वैसे यू कैन रिमेंबर दिस, डंकन से संस्कृत कॉलेज, है ना. और किसके अंडर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर, है ना. तो यहाँ पे क्या था स्पेशलिटी? इट हैड मोर टीचर्स दैन स्टूडेंट्स. तो कॉर्न का जो कॉब होता है, कॉर्न कॉब, उसमें बहुत सारे वो होते हैं ना, कॉर्न होता है. ठीक है, तो उससे आप लिंक कर लो कि नंबर ऑफ कॉर्न, जो ग्रेन्स होते हैं, दे आर क्वाइट लॉट, नंबर ऑफ कॉर्न ग्रेन्स.
ठीक है, तो उससे यू कैन लिंक इट टू नंबर ऑफ टीचर्स, कि वो भी बहुत सारे थे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली हैड एस्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकटा। ठीक है, फोर्ट विलियम तो पहले ही हो गया था, 1757 से पहले ही इट वॉज एस्टैब्लिश। बट फोर्ट विलियम कॉलेज, दिस वॉज एस्टैब्लिश बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन कैलकटा इन 1800 टू ट्रेन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर। ठीक है, तो इनको कैसे लर्न करेंगे? लॉर्ड वेलेस्ली से विलियम, वेल विल कर लो, वेल विल। ठीक है, नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय advocated English plus Western sciences का education. He opposed expansion of Oriental colleges and he had famously protested the British government's proposal to establish a new Sanskrit college in Calcutta in 1823. ठीक है, 1791 में एक संस्कृत कॉलेज बना था। ट्राई टू रिमेंबर द ईयर्स एज वेल, थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। देखो 81 में मदरसा का हमने लर्न कर लिया था, उसी के 3 साल बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उसी के नेक्स्ट डिकेड में यू हैड द संस्कृत कॉलेज इन बनारस। ठीक है, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज कब आया? 1800 में। देन उसके बाद में 1823 में there was a proposal to set up a new Sanskrit college in Calcutta. पहला वाला संस्कृत कॉलेज was in बनारस। ठीक है, सेकेंड वाला they were about to establish it in Calcutta, however it was opposed by राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, किधर है? हाँ, notable contribution, he had made notable contributions in the establishment of Calcutta Hindu College in 1817। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इनमें आपको बस राजा राम मोहन रॉय में यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, मतलब रिलेटेड टू एजुकेशन यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग ओनली, he had opposed the expansion of Oriental colleges. So this is extremely important to know. Why? Because you might have seen कि he was in favor of Western education. ठीक है, तो उनको ये ओरिएंटल एजुकेशन में वो देख ही रहे थे कि क्या मतलब पूरा वो सब फैला हुआ है, सुपर नेचुरल चीज़ों में बिलीफ और ये सब हो रहा है। सो ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ ओरिएंटलिज्म, ही वॉन्टेड, he had opposed the expansion of oriental colleges। ठीक है, so this is extremely important to know, है ना। एंड ही कंट्रीब्यूट, इसलिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज इन कैलकटा ऑल्सो ही हैड अपोज्ड। ठीक है, फिर नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैलकटा हिंदू कॉलेज। सो राजा राम मोहन रॉय हैं, ये भी वहीं बंगाल साइड के हैं, तो इन्होंने कैलकटा हिंदू कॉलेज बनवाया इन 1817। सती के अगेंस्ट भी 1817 1818 में कुछ आया था लेजिस्लेशन एज फार एज आई रिमेंबर। ठीक है, सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट है जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, दिस केम इन 1823। ठीक है, तो इस्टेब्लिश्ड इन 1823 टू ओवरसी and promote education in British India. Lord Macaulay had become the president. Now this was dominated by Orientalists initially, और उसके बीच में ना ये जनरल कमेटी जो था ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, देखो इसका नाम पहले देख लेते हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दिस इज़ अ कमेटी विच विल डिसाइड ऑन हाउ पब्लिक शुड बी इंस्ट्रक्टेड, मतलब कि पब्लिक को इंस्ट्रक्शन कैसे देना, मतलब कि एजुकेशन के सिस्टम कैसा होना चाहिए पब्लिक का। ठीक है, उसके लिए कमेटी बनी है 1823 में, है ना। एंड 1834 में मकाउले हैड बिकम द प्रेसिडेंट एंड ही वाज द मोस्ट फेमस पर्सन ऑफ दिस कमेटी। ठीक है, तो लर्न कैसे करेंगे? 1823, फिर 34 में वो आ गए मकाउले, तो 234 1 2 3 4 होता है ना, वैसे 2 3 4 करके यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, नाउ इसी में वो ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी हुआ था कि ओरिएंटल एजुकेशन रहता है ईस्ट का एजुकेशन, वेयर एज एंग्लिसिस्ट एजुकेशन रहेगा वेस्टर्न साइंसेस वो सब। तो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग विच व्हाट शुड बी टॉट इन इंडिया। ठीक है, सो मैकाउलीज मिनट केम इन 1835। It advocated English as the medium of higher education, and it famously aimed to create a class of persons Indian in blood and color, but English in taste, opinions, morals, and intellect. ठीक है, so this was a
famous statement. ठीक है, that this thing you need to remember. They control funding and supervision of educational institutions. Next है विलियम बेंटिक को देखते हैं. He had accepted the Macaulay Committee report and prioritized English education. ठीक है, he replaced Persian with English as the official court language. This is also important. देखो विलियम बेंटिक आपको पता है इनके टाइम पे चार्टर एक्ट भी आया था, है ना, 1833 वाला. ठीक है, तो इन्हीं के अंडर मैकाउली कमेटी का रिपोर्ट वाज आल्सो एक्सेप्टेड और इंग्लिश को ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज बना दिया था. पहले पर्शियन था ड्यू टू द मुगल्स. ठीक है, अभी इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज. ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. फिर दे बैक्ड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी विच रिलाइड ऑन इंग्लिश एजुकेटेड इंटरमीडियरीज. इसके हिसाब से क्या होगा, जैसे इंडिया एक पिरामिड जैसा है, तो जो ऊपर वाले क्लासेस हैं उनको इंग्लिश में पढ़ा देंगे ये लोग. ठीक है, तो फिर नीचे धीरे धीरे दिस विल हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, है ना, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन हो जाएगा. ये था. ठीक है, देन एंग्लिसिस्ट विक्ट्री हो गया था. सो एंग्लिसिस्ट हैड वन द ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी. देयरफॉर वेस्टर्न नॉलेज थ्रू इंग्लिश वाज बीइंग इम्पार्टेड इन इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854. So, this was issued by Charles Wood, who was a president of the board of control. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये चार्ल्स वुड थे कौन, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे. ठीक है, एंड दिस वाज टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन. इट वाज आल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. सो वुड से मैग्ना कार्टा लर्न करना है आपको, है ना, तो वुड गुड कर लो इसको, गुड. देखो, एक मैग्ना कार्टा का कोर्स आता है शायद आतिश माथुर सर का, है ना, तो उनसे यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस कि द कोर्स इज क्वाइट गुड. तो गुड से वुड और वुड से मैग्ना कार्टा. ठीक है, ये हो गया. नाउ इंडियन पॉलिटी का शायद उनका कोर्स होता है ना. ठीक है, सो द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन was set up in each province 1855 में, thus replacing earlier bodies. So डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मतलब वो एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया था अंडर वुड्स डिस्पैच. और उसके बाद में कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड इन 1857 ऑन द मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. तो जैसे लंदन यूनिवर्सिटी है वैसा ही अपना कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश. तो ये तो पता ही हमको, तीनों वहाँ पे वही थे, गवर्नर जनरल्स थे कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास में. तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वर ऑल्सो इस्टेब्लिश. एंड व्हाट ईयर, 1857. 1857 में ही रिवोल्ट भी हुआ था, है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857. सो दैट थिंग यू शुड रिमेंबर. देन ग्रेडेड सिस्टम था वहाँ पे. ग्रेडेड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड. एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड कॉलेजेस का सिस्टम. देन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश्ड ऑन इंग्लिश लाइन्स. ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी क्या था, वर्नाकुलर्स में पढ़ाएंगे प्राइमरी लेवल पे. प्राइमरी एजुकेशन विल बी इन वर्नाकुलर्स और लोकल लैंग्वेजेस. देन एंग्लो वर्नाकुलर हो जाएगा सेकेंडरी लेवल पे. ठीक है, सो दे विल स्टार्ट मूविंग टू इंग्लिश धीरे धीरे. और लास्ट में हायर एजुकेशन विल इंटायरली बी इन इंग्लिश. ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट वॉज ऑल्सो given to private institutions. Conditional, however, this financial support was conditional on qualified teachers and prescribed standards. ठीक है, नेक्स्ट है emphasis on women's education and encouragement to vocational education was given. ठीक है, तो ये याद रखना कि फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस किसके अंडर आया, वुड्स डिस्पैच. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोवाइडेड दैट दे फॉलोड सर्टन स्टैंडर्ड्स, है ना. नेक्स्ट है ये वोकेशनल एजुकेशन भी और वुमेंस एजुकेशन भी एम्फेसाइज करा, तो ये याद रखना वुड से वुमन. ठीक है, तो ये भी हो जाएगा याद. नेक्स्ट है हंटर कमीशन. सो हंटर कमीशन क्या है, दिस वाज अपॉइंटेड इन 1882 टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच, है ना. प्राइमरी एजुकेशन वाज प्रायोरिटाइज्ड एंड देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ
एलिमेंट्री स्कूलिंग, सेकेंडरी एजुकेशन। देखो सबसे पहले तो ईयर याद रखना है अपने को। वुड्स का करा था हमने ईयर 1854 लर्न करना है। सो ये आया था अराउंड 3 years बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो उससे याद कर लो डब्लू, वुड का जो डब्लू है इसको इन्वर्ट करेंगे तो 3 जैसा लिखता है। सो 1857 माइनस 3 करो तो 1854 बच जाएगा, और यहाँ पे वुड्स डिस्पैच एट कम। देन हंटर, हंटर कमीशन 1882, है ना। इसको कैसे लर्न करेंगे, ये कांग्रेस से लर्न कर लो। कांग्रेस फर्स्ट कन्वीन कब हुआ था, 1885 में। ठीक है, तो उससे अगेन 3 साल पहले -3 करो तो 1882 आ जाएगा, है ना। दिस वॉज व्हेन द हंटर कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, ये हो गया। नाउ दिस वॉज अपॉइंटेड इन 1882 टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच। फिर प्राइमरी एजुकेशन वॉज प्रायोरिटाइज्ड इन दिस केस, है ना, एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग वॉज डन। सेकेंडरी एजुकेशन वॉज स्प्लिट इनटू एकेडमिक एंड टेक्निकल, मतलब वोकेशनल। तो एकेडमिक जिनको फर्दर परस्यू करना है, और टेक्निकल या वोकेशनल फॉर दोज हु वांट टू गेट इनटू कोई स्किल डेवलप करने के लिए। ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन वाज अगेन emphasized in this. Then strong stress was on mass education rather than an elite only focus. So हंटर कमिश्नर ने बोला कि मास एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड। ठीक है, नहीं तो पहले इस बस एलीट ओनली फोकस था। ठीक है, तो ये याद कैसे करेंगे, हंटर। हंटर से आप ऐसे इमेजिन करो कि हंटर से बहुत सारे बच्चों को मार मार के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बस लर्न करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904। दिस वॉज इनैक्टेड इन 1904। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, ईयर, वो हुआ था ना पार्टीशन ऑफ बंगाल वगैरह, 1905 में हुआ था, तो उससे 1 साल पहले, है ना। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट वॉज ब्रॉट इन। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा, दिस वॉज ब्रॉट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, जिसको रेले कमीशन भी बोलते हैं, है ना, रेले। कैसे लर्न करोगे इसको, देखो ऐसे कर लो, अरे अरे से रेले कर लो। अरे हमें यूनिवर्सिटीज़ को भी वो करना पड़ेगा, मैनेज करना, मतलब रेगुलेट करना पड़ेगा, तो अरे से रेले। ठीक है, तो कब आया, 1902, दैट इज़ 3 years बिफोर 1905। ठीक है, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर एफिलिएशन, करिकुलम एंड एग्जामिनेशंस। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल इंक्रीज्ड ओवर द यूनिवर्सिटीज एज वेल। यूनिवर्सिटी का जो ऑटोनॉमी होता है दैट वाज कर्टेल्ड, है ना, दे वर ब्रॉट अंडर ग्रेटर ऑफिशियल सुपरविजन। तो ये ऐसी जेनरिक चीज़ है, नाम बस याद रखना आप। नेक्स्ट है सैडलर कमीशन 1917 टू 1919। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करोगे, सैडलर, 17 और एस एस, 17 सैडलर, है ना। और जो 17 का 7 है वो हॉर्स के सैडल जैसा दिख रहा है ना। हॉर्स का सैडल ऐसे रहेगा, हॉर्स है ये, सपोज ये हॉर्स है ना, और उसके ऊपर ऐसे 7 करके सैडल पड़ा है। ठीक है, तो वैसे यू कैन रिमेंबर सैडलर 17, 1917। So this was appointed in 1917 to review the Calcutta University, and the report was submitted in 1919. This focused on improving secondary education to strengthen university education. ठीक है, इन्होंने intermediate stage को recommend किया था, that is something between secondary school and university, है ना। And secondary education boards were also proposed for better regulation. ठीक है, एंड दे रिकमेंडेड अ स्पेशल बोर्ड फॉर वुमेन्स एजुकेशन एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन दिस केस। ठीक है, तो ऐसे आप कर लो कि सैडलर से कैलकाटा यूनिवर्सिटी की कंडीशन काफ़ी सैड थी, दैट इज़ वाई दे हैड कम अप विद दिस रिपोर्ट। ठीक है, तो सैड से ही सेकेंडरी भी कर लो आप, सैड से सेकेंडरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी थी, है ना। एंड
व्हाट एल्स, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स भी ले आए थे यहाँ पे, ठीक है। और स्पेशल बोर्ड फॉर वुमेन वाज आल्सो ब्रॉट इन, सो फॉर वुमेन्स एजुकेशन एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है तो ये याद हो जाएगा आपको कि सैडलर कमीशन के बारे में है। नेक्स्ट वी लुक एट डायरकी। 1919 1920 21 में डायरकी आ गया था, है ना। 1990 मॉन्टफोर्ड वगैरह के अंडर, है ना। तो इसमें क्या हुआ, एजुकेशन वाज ट्रांसफर्ड टू प्रोविंसेस थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया था एजुकेशन को, है ना। इसके बाद आया हारतोग कमेटी ऑफ 1929, ठीक है। तो इसको लर्न कैसे करेंगे, ईयर हारतोग। हारतोग हैमर जैसा कुछ साउंड करता है, हाथ तोड़, हैमर से तोड़ो, है ना। हैमर, हैमर कैसा दिखता है, ऐसे, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक 9, और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे तो 2 जैसा भी दिखेगा, तो 1929 हैमर जैसा दिख रहा है, तो वैसे लर्न कर सकते हो हारतोग, है ना। नाउ दिस वाज अपॉइंटेड बाय द साइमन कमीशन इन ऑर्डर टू रिव्यू द पोजीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था ना, उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन हैड कम इन 1927, ठीक है। और उन्होंने ही क्या करा, उन्होंने दे अपॉइंटेड द हारतोग कमेटी इन 1929 टू रिव्यू द पोजीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो साइमन कमीशन हारतोग, इसको लर्न कैसे करोगे, हैमर, हैमर से कर लो कि साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे ना, साइमन गो बैक करके काफ़ी ज़्यादा हुआ था प्रोटेस्ट इंडिया में, तो साइमन कमीशन को हैमर से ऐसे वापस भेज दिया इंडिया ने, इंडियंस ने, ठीक है। ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। देन दे criticized indiscriminate mass expansion of education. तो मास एक्सपेंशन स्टार्ट कब हुई थी, इट हैड स्टार्टेड अंडर द हंटर कमीशन, ठीक है। फिर एच से हंटर में स्टार्ट हुआ, और एच से हारतोग में दे सेड के नहीं, ये ज़्यादा ही हो गया है ना, कि बहुत ही ज़्यादा कर दिया है, द क्वालिटी इज़ नॉट बीइंग मेंटेन्ड, ठीक है। तो हंटर ने स्टार्ट किया मास, और हारतोग ने बोला कि क्या कर रहा हूँ, ये इतना नहीं करना है ना। मास एजुकेशन से रिलेटेड है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट दे हाईलाइटेड द हाई ड्रॉप आउट एंड स्टैग्नेशन एट प्राइमरी लेवल्स, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वील लुक एट द वर्धा स्कीम। सो वर्धा स्कीम कब का है, 1937 का है। इसको नई तालीम भी बोलते हैं, है ना। ये हमारे इंडियंस ने ही करा था फ्रेम, ठीक है। इसको हाउ विल यू रिमेंबर द ईयर, 1937, दैट इज 10 years बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियंस स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल, ठीक है। 10 years बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियंस ने अपना खुद का ही एक एजुकेशन, मतलब ऐसा होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम, वो एक डॉक्यूमेंट निकाला विच वॉज नोन एज द वर्धा स्कीम। So it was inspired by the ideas of Gandhi ji. That is why it was named Nayi Talim. है ना, नई तालीम was a phrase used by Gandhi ji. ठीक है, so that is why this was named नई तालीम. It was formulated at the All India Education Conference of Varda, and it was a detailed scheme by the Zakir Hussain Committee. ठीक है, तो इनको कैसे लर्न करेंगे, जाकिर हुसैन ने जिक्र करा, किस चीज़ का जिक्र किया, वर्धा एजुकेशन स्कीम का, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ मेन प्रिंसिपल क्या था इसमें, द मेन प्रिंसिपल वाज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, ठीक है। सो एजुकेशन सेंटर्ड अराउंड प्रोडक्टिव मैनुअल वर्क और क्राफ्टिंग और क्राफ्ट, है ना। तो वोकेशनल एजुकेशन टाइप कुछ देना चाह रहे थे। एजुकेशन टू बी फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन जनरली बिटवीन द एजेस 7 to 14। देन क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम रहना चाहिए, एकेडमिक सब्जेक्ट्स इंटीग्रेटेड विद रियल वर्क, ठीक है। उसके अलावा मदर टंग टू बी ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट बेसिक स्कूलिंग, ठीक है। मदर टंग रहेगा हमेशा, नो इंग्लिश। देन एम्फसिस ऑन सेल्फ सपोर्टिंग स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स क्राफ्ट आउटपुट कुड हेल्प कवर द रनिंग कॉस्ट्स, ठीक है। तो सेल्फ सपोर्टिंग स्कूल्स के लिए भी देवर टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो, जैसे कि स्टूडेंट्स यूज टू मेक सम क्राफ्ट्स
तो ये क्राफ्ट्स बेच के द स्कूल वुड मतलब वो अपने आप को सस्टेन करेगा, ठीक है, फाइनेंशियली। देन स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन डिग्निटी ऑफ लेबर, सेल्फ रिलायंस एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। अर्ली टीचर रोल वॉज रीडिफाइंड, the teacher was made a guide and master craftsman and not just a didactic lecturer, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, है ना। नेक्स्ट वी मूव टू द सार्जेंट प्लान ऑफ 1944। सो सार्जेंट प्लान क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन ब्लूप्रिंट फॉर ब्रिटिश इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। ईयर याद रखना रहेगा क्या? 1944, सो 3 years बिफोर इंडिपेंडेंस they came up with the Sargent plan. This was basically a last ditch effort कि ऐसे अपीज़ करने की कोशिश कर रहे थे इंडियंस को कि रह जाओ हमारे पास ही, ठीक है। तो लास्ट डिच एफर्ट है। अ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन ब्लूप्रिंट फॉर ब्रिटिश इंडिया, देन यूनिवर्सल कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन वाज प्रपोज्ड, स्कूल स्ट्रक्चर वाज लेड डाउन, तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल रहेगा। Secondary or higher education का expansion was also planned, and they emphasized upon teacher training, improved the infrastructure, quality standards, ये सब पे emphasize किया उन्होंने। However, this was not implemented due to financial and political constraints, क्योंकि बस वही क्या था, उसके बाद इंडिपेंडेंस मिल गया था, ठीक है। सो इसमें आप देखोगे all of these things they are trying to play safe, है ना। तो अपीजिंग सी सारी चीज़ें हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जिस पे इंडियंस कुड हैव रेज एन ऑब्जेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन प्रिंसली स्टेट। सो एजुकेशन की हो गए, दीज वर द मेन पॉलिसीज। नाउ वील लुक एट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑन प्रिंसली स्टेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वील डू द क्वेश्चंस विच वी आर लेफ्ट अर्लियर, फिर वील मूव फॉरवर्ड। सो क्या क्या क्वेश्चन है? रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? Grants and aid system was introduced. Acha. Establishment of universities was recommended. English as a medium of instruction at all levels of education was recommended. तो देखो इसमें ये वाला गलत है। इनिशियल लेवल्स पे इंग्लिश नहीं बोला था उन्होंने, इट वॉज ओनली फॉर द हायर एजुकेशन वाले साइड। देखो कहाँ गया वर्ड्स डिस्पैच, ये रहा। पहले वर्नाकुलर लैंग्वेजेस से पढ़ा रहे थे, फिर एंग्लो वर्नाकुलर हुआ और लास्ट में जाके इंग्लिश हुआ, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच वाज गुड, तो उन्होंने थोड़ा देखा कि बच्चों को समझ नहीं आएगा, छोटे बच्चों को, तो उनको अपनी लैंग्वेज में पढ़ने दो, ठीक है, बाद में इंग्लिश करेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। संस्कृत कॉलेज एट बनारस, विलियम जोन्स, नहीं गलत है, ये जॉनथन डंकन ने करा था, है ना, हमने पढ़ा था अभी, सो दिस वन इज़ रॉन्ग। कैलकटा मद्रासा, वॉरेन हेस्टिंग्स, दिस इज़ करेक्ट। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम ऑर्थर कॉलेज, ऑर्थर वेलेस्ली, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। वेल विल करके किया था, है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर शुड बी 2 and 3 ओनली। 2 and 3 है ही नहीं। अच्छा दिया नहीं, रुक जाओ देखने दो फिर क्या है आंसर दिया है इसका। सेकंड का बी दिया है। सो हमने पढ़ा था कि लॉर्ड वेलेस्ली फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकटा, यहाँ पे क्या दिया है? फोर्ट विलियम आर्थर कॉलेज। अच्छा, सो apparently there is a difference between Fort William and Fort William Arthur College, so that is why third statement will not be correct, ठीक है। तो सेकेंड वाला ही सही है, बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, हाँ। देन इसी के अंडर बोला था ना कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिब एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। देन जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, है ना। यहाँ पे एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट हुआ था, है ना, फिर ओरिएंटलिस्ट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो आंसर शुड बी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला मेरे को फिर भी डाउटफुल लग रहा है, लेट मी जस्ट चेक इट वंस। देखो ये वही वाले फोर्ट विलियम की बात हो रही है, बट इसमें बताऊँ प्रॉब्लम क्या है। दिस अकॉर्डिंग टू मी दे आर गोइंग इन टू एक्सट्रीम डिटेल्स, है ना। उनका नाम रिचर्ड वेलेस्ली था, ऑर्थर वेलेस्ली नहीं था,
ठीक है, हम तो बस वही लर्न करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। सो हिज नेम वाज लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली, दैट इज़ व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स में चले गए ये। This thing you need to remember, Arthur Wellesley was someone else, है ना, Richard Wellesley is the person and that is why the statement went wrong. ठीक है, now we'll move to the next topic, British policies on princely states. So during the intense rivalry with France, the British in India, especially Lord Wellesley, initiated a major expansion of British rule, ठीक है, which was continued by later governor generals. And so under these policies they tried to bring most of the princely states under their own control। ठीक है, तो ये किया था प्रिंसली स्टेट्स की पॉलिसीज में। ठीक है, नाउ वील डू दिस क्वेश्चन आफ्टर वी हैव रेड द थ्योरी। वील डायरेक्टली फर्स्ट रीड द थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वॉर्स विद रीजनल पावर्स। सो उन्होंने अर्लियर दे हैड ट्राइड डिप्लोमेसी बट failed diplomacy to subdue, है ना। फिर therefore they moved to direct military quest conquest, annexation and control through treaties or absorption, और रैपिड टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे रीजनल पार्ट से, एक तो मैसूर से करा एंग्लो मैसूर वॉर्स किए, देन मराठा से करा एंग्लो मराठा वॉर्स, फिर सिख से किया एंग्लो सिख वॉर्स। ठीक है, सो दीज वर प्राइमरली एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर दीज रीजन्स। ठीक है, इनकी एग्जैक्ट जो टाइमलाइन है वील बी लर्निंग दैट फर्दर बाद में। ठीक है, हल्का सा पता होना चाहिए। 1770 ले लो, 1770 से लेके 1800 तक हो रहा है ये एंग्लो मैसूर। 1770 से राइट इट डाउन हियर, 1770 टू 1800 मान लो। ठीक है, फिर एंग्लो मराठा वॉर का कब से कब तक मान लो, 1775 से 1885 तक। फिर एंग्लो सिख वॉर्स 1885 में है ये, 1815 है। ठीक है, फिर एंग्लो सिख वॉर्स 1845 से 1849, 1850 कर सकते हो इसको, 1850। ठीक है, तो ये तीनों यू नीड टू रिमेंबर। नाउ वी लुक एट द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर आई थी ये पॉलिसी, है ना। नाउ दिस यू नीड टू रिमेंबर, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इनके अंडर आई थी। दिस वाज अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी टू सिक्योर टेरिटरीज बाय कंटेनिंग मैसूर, मराठा एंड गार्डिंग अगेंस्ट अफगान थ्रेट्स। ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरीज वर सराउंडेड बाय फ्रेंडली बफर स्टेट्स टू प्रिवेंट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। तो यही था रिंग फेंस, मतलब कि ये हमारा एनिमी स्टेट है, तो इसके आसपास हम लोग बफर बना देंगे, ये हम लोगों का एम था। बफर बना देंगे, फ्रेंडली बफर, सो दैट वी गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस एनिमी स्टेट। ठीक है, देन ब्रिटिश ट्रूप्स पर वही ये रिंग बन गया ना, तो रिंग फेंस बन गया। ठीक है, ब्रिटिश ट्रूप्स वर स्टेशन इन दीज allied स्टेट्स, ये बफर में ब्रिटिश आर्मी डाल देते थे, एंड द कॉस्ट ऑफ दिस ब्रिटिश आर्मी वॉज borne बाय द प्रिंसली स्टेट्स themselves। ठीक है, देयर वॉज नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ allied states, so this is also important to remember कि they did not interfere in the internal administration of these states। ठीक है, now subsidiary alliance, ये 1798 to 1805, this had come under Lord Wellesley, है ना। So the states had to station and fund the British troops। It was a mandatory British resident was appointed। देखो पहले एक बार वो वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम हम लोग लिंक कर रहे हैं रिंग से। देखो वॉरेन, रेन से रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो वॉरिंग सो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज़ किया था, मैसूर, मराठास और इवन अफगान थ्रेड्स के लिए इट वॉज यूज्ड। नाउ जो सब्सिडरी अलायंस है, दिस वॉज ड्यूरिंग लॉर्ड वेलेस्लेज रेन, है ना। तो ऑल इज़ वेल होता है ना, वो मूवी में था, कौन सी मूवी थी वो, थ्री इडियट्स। ठीक है, तो ऑल वेल अलायंस, सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ब्रिटिश ट्रूप्स विड बी स्टेशनड विद इन प्रिंसली स्टेट, और एक मैंडेटरी ब्रिटिश रेजिडेंट वुड बी अपॉइंटेड।
ठीक है, एंड द इंडियन स्टेट्स वर मेड सबसर्विएंट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नो एक्सटर्नल अलायंसेस वर अलाउड फॉर दैट princely state without the company's approval, and no Europeans were to be employed without company's consent। ठीक है, कंपनी ऑल्सो promised नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। और तो इसमें कौन से स्टेट्स आए इस सब्सिडरी लाइंस में? फर्स्ट ऑफ ऑल हैदराबाद, देन केम मैसूर, फिर तंजौर। ठीक है, मैसूर का वो हो गया ना 1799 में, यहाँ एंग्लो मैसूर वॉर्स खत्म हो गए, देन दे केम अंडर द सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, देन यू हैव तंजौर, फिर अवध, देन जयपुर इन 1818, और होलकर लास्ट। होलकर कहाँ? इंदौर साइड में गई, मालवा। ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? सबसे पहले कौन आए थे? हम मतलब हैदराबाद। ठीक है, सबसे पहले who entered the subsidiary alliance, it was the हैदराबाद। ठीक है, फिर मैसूर क्योंकि दे लॉस्ट द वॉर, देन तंजौर, है ना, तंजौर आया 1799 में, फिर अवध। ठीक है, तो कैसे लर्न करोगे? सब्सिडरी, तो वो लोग ताने मारते होंगे इनको, है ना, सिंस दे हैड बिकम सुप्रीम, तो ताने मारते होंगे प्रिंसली स्टेट्स को, तो तांजौर। ठीक है, अवध, सो इट वॉज क्वाइट ऑफुल फॉर द प्रिंसली स्टेट्स, बहुत ऑफुल सी सिचुएशन थी। ठीक है, और फिर कैसे लर्न करोगे जयपुर को? वो अपने खुद की जय करना चाह रहे थे, बट दे हैड टू अपीज द ब्रिटिशर्स इंस्टेंट। ठीक है, तो जय किसकी करनी पड़ रही थी? ब्रिटिशर्स की। फिर होलकर, होल्ड कैसे करोगे? होल्ड कर, मतलब ब्रिटिशर्स ने उनको होल्ड कर लिया था, दे वर कंट्रोलिंग देम। ठीक है, होल्ड कर लिया। ठीक है, ये हो गया। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट वन, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। दिस केम अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। Princely states accepted subordinate cooperation with the British without formal annexation। ठीक है, दे एक्सेप्टेड दैट दे विल बी द सबऑर्डिनेट्स, बट ऐसा कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था, एनेक्सेशन नहीं हुआ था। ठीक है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी वॉज सरेंडर्ड कम्प्लीटली, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिटेन्ड, और ब्रिटिश रेजिडेंट्स इवॉल्व फ्रॉम डिप्लोमेटिक एजेंट्स टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज विद इन द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, देन उसके मतलब कि पहले अर्लियर दे यूज्ड टू बी ओनली डिप्लोमेटिक एजेंट्स, but later on they became executive authorities, so they were also carrying out policy implementation वगैरह कैरी आउट कर रहे थे। ठीक है, then the company controlled succession and recognition of rulers। doctrine of lapse later emerged, है ना, वो उसके बारे में we'll see later। key states under this mechanism were जैतपुर and झांसी। ठीक है, this is very important। Jaipur and Jhansi were the key states under this mechanism। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वील ट्राई टू लर्न द नेम लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना, तो इन्होंने क्या करा? जल्दी जल्दी काम करा, हेस्टिली, हेस्टिली ही यूज्ड टू डू ऑल द वर्क। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम लोग फॉर्मली एनेक्स नहीं करेंगे आपको, हम जल्दी जल्दी आपको बस ऐसे ही सबऑर्डिनेट बना देते हैं हमारे। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, जल्दी जल्दी काम करते रहते थे ये। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है फॉर्मल एनेक्सेशन नहीं था, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी वॉज सरेंडर्ड। ठीक है, तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स में जो भी ऑल ऑफ दैट वॉज सरेंडर्ड टू द ब्रिटिशर्स। व्हाट एल्स? ये की स्टेट्स लर्न करने हैं हमको, जैतपुर और झांसी। सो दोनों जे से हैं, जे मतलब जूनियर, मतलब कि ये सबऑर्डिनेट बन गया। ठीक है, सो जूनियर से सबऑर्डिनेट यू कैन रिमेंबर ना, जूनियर होता है कोई, मतलब कि उनका सबऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, एंड क्या क्या है? जैतपुर, झांसी। ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दिस वाज ब्रॉट बाय लॉर्ड डलहौसी। ठीक है, इसके अंडर द स्टेट्स वुड बी एनेक्स इफ द रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हेयर।
heir. अगर कोई रूलर है उसका कोई बेटा नहीं है, हेयर इज समवन नेचुरल वाला, वो भी नॉट एन अडॉप्टेड वन, नेचुरल हेयर नहीं है, देन उनको द स्टेट इंटायरली विल बी एनेक्स्ड आफ्टर द रूलर डाइज. ठीक है. सो क्या लिखा है, द अडॉप्टेड सन इनहेरिटेड पर्सनल प्रॉपर्टी बट नॉट द ऑफिशियल स्टेट प्रॉपर्टी. ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर. नेक्स्ट है, इट अप्लाइड मेनली टू डिपेंडेंट Hindu princely states. Muslim states were generally excluded. So this is also important to remember कि Muslim states को नहीं लिया था इस वाली स्कीम में. It was only applicable primarily to the Hindu princely states. ठीक है. तो डिपेंडेंट हिंदू प्रिंसली स्टेट्स वर इन्वॉल्व है ना. डिपेंडेंट हिंदू प्रिंसली स्टेट्स, मुस्लिम स्टेट्स वर जनरली एक्सक्लूडेड. देन फर्स्ट जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या आया था, सतारा. ठीक है. सो द नेम इज़ इम्पॉर्टेंट. फिर लेटर जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ऑल ऑफ दीज वर बॉट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ठीक है. हाउ विल यू रिमेंबर द नेम्स. देखो एक और क्या लिखा है, अवध वॉज ऑल्सो एनेक्स्ड इन 1856 citing misgovernance और मैल एडमिनिस्ट्रेशन बट नॉट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ठीक है. तो अभी इसको पहले लर्न करते हैं. लॉर्ड डलहाउसी. ठीक है. तो डल, डल से डी एल, सो डी एल से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ठीक है. तो ये हो गया डलहाउसी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. नेक्स्ट व्हाट एल्स डू यू नीड टू रिमेंबर. ये स्टेट्स के नाम. तो सबसे पहले क्या है, सतारा. सतारा कैसे लर्न करोगे आप, सतारा, ये ब्रिटिशर्स उनको सता रहे थे, सता रहे थे ना, सतारा. देन ये लर्न हो गया सतारा. उसके बाद जो हमने ऊपर पढ़े थे, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, जैतपुर और झांसी, उनको लेटर ऑन दे वर ब्रॉट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ठीक है. उसके अलावा संबलपुर, मतलब संभालने को उन्होंने ले लिया, संबलपुर संभालने को ब्रिटिशर्स ने खुद ही रख लिया अपने पास. देन उदयपुर, फिर झांसी, तो हो गया नागपुर. ठीक है. झांसी के पास में ही है नहीं नहीं, पास में नहीं है, बहुत दूर है. ठीक है. झांसी इज इन यूपी, नागपुर इज इन महाराष्ट्र. ठीक है. तो नागपुर भी ऑल्सो वॉज ब्रॉट एंड उदयपुर भी इसके अंडर ले आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर. ठीक है. नाउ और क्या दिया है, अवध वॉज एनेक्स्ड इन 1856 बाय डलहौजी साइटिंग मिस गवर्नेंस एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन. उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर नहीं करा था एनेक्स. ठीक है. इट वॉज एनेक्स्ड ड्यू टू दीज रीजन्स. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन. ठीक है. इसको सबऑर्डिनेट आइसोलेशन से डू नॉट मिक्स इट विद दैट. सबऑर्डिनेट आइसोलेशन किसका था, सबऑर्डिनेट किसने कर दिया था, हेस्टिंग ने. जल्दी जल्दी सबऑर्डिनेट बन जाओ तुम. ठीक है. वेराज सबऑर्डिनेट यूनियन बस नाम दिया है, ओवरऑल पॉलिसी था ऑफ द इंटायर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसी थी. इसके अंडर क्या कर रहे थे, दिस वाज अ क्राउन एरा पॉलिसी, है ना. इसमें इट एम्फसाइज पनिशमेंट और डिपोजिशन विदाउट फॉर्मल एनेक्सेशन. सो नो फॉर्मल एनेक्सेशन वाज बीइंग डन सिंस 1857 में. दे सॉ कि फॉर्मल एनेक्सेशन वगैरह करने से कितना प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज जो अवध का एनेक्सेशन था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है. सो दे डिसाइडेड कि हम लोग वी वोंट बी डूइंग एनी फॉर्मल एनेक्सेशन, बट ये कुछ और पॉलिसी फॉलो करेंगे, दैट इज सबऑर्डिनेट यूनियन. सो प्रिंसेस विल बिकम डिपेंडेंट ऑन द रेजिडेंट्स एडवाइस. जो ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा उसकी एडवाइस पे दे विल बी डिपेंडेंट. समथिंग लाइक क्या बोल सकते हैं, प्रिंस को नॉमिनल हेड टाइप बना दिया था. ठीक है. सो इम्पीरियल कंट्रोल वॉज एक्सटेंडेड ओवर स्ट्रैटेजिक डोमेन्स like posts, railway, salt, currency, arms and administration. ठीक है. Princely forces were reorganized as imperial service troops, है ना, who were available for imperial defense under the British command. ठीक है.
सो प्रिंसली फोर्सेस को कैसे ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज कर दिया इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स के जैसे, ठीक है. देन डिफाइंड रूलर्स वर डिपोज्ड ऑफ इन द लेट 19th century फॉर एलिज्ड मिसगवर्नमेंट और डिसलॉयल्टी टू द क्वीन. ठीक है, तो डिफाइंड रूलर्स वर डिपोज्ड. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द डिफरेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्या, ये देख लूँ मैं. हाँ, we'll do this question also. Which one of the following statements does not apply to the system of subsidiary alliance? Does not पूछा है हमें, है ना. Which was introduced by Lord Wellesley to maintain a large standing army at the other's expense. ठीक है. Then to keep India safe from Napoleonic danger, ये भी सही है. To secure a fixed income for the company. To establish British paramountcy भी सही है. सो ये फिक्स्ड इनकम का सिस्टम था ही नहीं इसमें, बाकी सब दे आर सही, करेक्ट. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटिक वॉर्स दैट दे रेंज्ड फ्रॉम 1746 टू 1763. किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज के बीच में. ठीक है, ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में. इट वॉज ड्रिवन बाय rivalry for trade and territory. They ended the French ambitions and established British supremacy in India. ठीक है, कितने हुए थे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीन कार्नाटिक वॉर्स हुए हैं. ठीक है, 3 कार्नाटिक वॉर्स हैव टेकन प्लेस, है ना. नाउ बैकग्राउंड और ओवरव्यू देखते हैं कार्नाटिक वॉर्स का. सो दीज वर अ सीरीज ऑफ 3 wars between the British East India Company and the French Company. They were fought mainly in the Carnatic region, that is Tamil Nadu side. ठीक है. देन इंडियन थिएटर ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी. वैसे जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी इट वॉज प्रेजेंट इन यूरोप ऑल्सो. ठीक है, दिस वॉज उसी का थोड़ा सा छोटा मैनिफेस्टेशन वी सॉ इन इंडिया अंडर द कार्नेटिक वॉर्स. ठीक है, जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है इट हैड कोइंसाइडेड with the war of Austrian succession which was going on in Europe. ठीक है, दिस यू नीड टू रिमेंबर. एंड जो वॉर 7 year वॉर्स है थर्ड कार्नाटिक वॉर से, उसका मतलब सेम टाइम पीरियड है. ठीक है, 7 year वॉर्स थर्ड कार्नाटिक वॉर के टाइम पे हुई और वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर. ठीक है, नाउ वील्स एक तो लर्न कर लेते हैं पहले इसको. देखो, फर्स्ट नहीं, क्या वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन है, फर्स्ट वॉर है ना. तो फर्स्ट ए से फर्स्ट लर्न हो रहा है. ABCD में ए फर्स्ट आता है तो ए से फर्स्ट, तो ऑस्ट्रियन सक्सेशन वाला फर्स्ट कार्नाटिक वॉर. फिर 7 year वॉर्स, मतलब लास्ट जो थर्ड कार्नाटिक वॉर हुआ था वो 7 year वॉर्स के टाइम पे हुआ. 7 से आप लिंक कर लो. 7 थर्ड को 3 से लिंक कैसे करेंगे? 3 × 2 + 1 = 7. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अभी फर्स्ट कार्नाटिक वॉर देख लेते हैं पहले. फर्स्ट कार्नाटिक वॉर का कॉजेज क्या थे? ब्रिटिश नेवल एक्शन अंडर कोमोडोर बार्नेट सीज्ड फ्रेंच शिप्स. सो कोमोडोर बार्नेट थे ब्रिटिश, कोई भी ब्रिटिश नेवल ऑफिसर, and he had seized friendships, so that was one of the causes. Then neutrality talks between Dupleix and Governor Morse had collapsed. ठीक है, so these were the 2 causes of the first Carnatic War. फिर course of the war क्या था? The first of all capture of Madras हुआ 1746 में. French forces under La Bourdonnais captured Madras. Dupleix falsely promised Nawab Anwaruddin to hand Madras to him, later reneged. ठीक है, बैटल ऑफ अद्यार और सान थोमे 1746 में हुआ. नवाब्स आर्मी लेड बाय महफूज खान, ये नवाब अनवरुद्दीन जो थे, his army led by Mahfuz Khan defeated by French forces, proving European military superiority. Dupleix
targeted Fort Saint David under the British, and British attempts to capture Pondicherry failed. आउटकम क्या था इसका? ट्रीटी ऑफ एल एक्स ला शापेल, पता नहीं इसका, आई डू नॉट नो द प्रोनाउंसिएशन. इट एंडेड द वॉर एंड मद्रास रिटर्न्ड टू ब्रिटिश इन एक्सचेंज फॉर लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका, and beginning of decisive एंग्लो-फ्रेंच राइवलरी इन इंडियन पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हुआ. ठीक है, सो व्हाट ऑल डू यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल द ईयर. कब हुआ है? 1746 में. बैटल ऑफ प्लासी 57 में हुआ था. सो 10 years बिफोर, इसको बस आप ऐसे लर्न कर लो, 10 years बिफोर बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, प्लासी का तो सबको याद होता है 1757, है ना. सो 10 years बिफोर दैट, 10 years बिफोर प्लासी. ठीक है, और क्या लर्न करना है देन? कॉमोडोर बार्नेट हैड सीन सीज्ड फ्रेंडशिप्स. डुप्लेक्स हमें पता है ही वॉज द मिलिट्री कमांडर ऑफ द फ्रेंच. और देखो, गवर्नर मोर्स तो ऐसे लर्न हो जाएगा, मद्रास से मोर्स लर्न हो जाएगा. ठीक है, मद्रास मोर्स, है ना. कोमोडोर बार्नेट, तो उन्होंने नेट में फंसा लिया फ्रेंडशिप्स को. ठीक है, नेट में फिश शिप्स को फंसा लिया. ठीक है, वो हो जाएगा. देन कैप्चर ऑफ मद्रास हुआ 1746 में. फ्रेंच फोर्सेस अंडर ला बोर्डनाइस. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? इसको बोर्डोनाइस. सो बॉर्बन बिस्किट से लर्न कर लो कि बॉर्बन बिस्किट्स काफ़ी फ्रेंच लोगों को पसंद है, तो उन्होंने बॉर्बन बिस्किट नाम के पर्सन को भेजा टू कैप्चर मद्रास. ठीक है, और एक नवाब अनवरुद्दीन थे, उनसे दे हैड डेल्ट विद. सो यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ अनवरुद्दीन एज वेल, है ना. तो अनवर, ऐसे कर लो कि अनवर, तो गंवार से कर लो कि ये ऐसे. डू नॉट माइंड दिस प्लीज़, ये बस मैं लर्न करने के लिए बता रही हूँ कि इनके टेरिटरी में ब्रिटिश और फ्रेंच बैठे थे, और वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, हम कौन से लोग, हम हु विल बी अक्वायरिंग द टेरिटरी, हु विल बी रूलिंग ओवर द टेरिटरी, और ये बस ऐसे ही बैठ के देख रहे थे. ठीक है, तो गंवार से नवाब अनवरुद्दीन. ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं, बट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस. ठीक है. बैटल ऑफ अद्यार और सैंथोमे, है ना. सो इनको कैसे लर्न करेंगे? अद्यार और सैंथोमे. ठीक है, अद्यार को आप इसे आदत से लर्न कर लो कि अब क्या, कैप्चर ऑफ मद्रास के बाद में इनको थोड़ा आदत सा होने लग गया था वॉर बैटल करने का विद द ब्रिटिश. ठीक है, और सैंथोमे भी ट्राई टू रिमेंबर इट, है ना. सैन थॉमस, सेंट थॉमस से सैन थॉमे. ठीक है. नवाब्स आर्मी वॉज लेड बाय महफूज खान. सो वो ही वॉज इंश्योरिंग दैट एवरी वन रिमेन्स महफूज, मतलब ठीक रहे सब लोग, महफूज रहे सब लोग, ये ऐसे अज्यूम कर ही वॉज ट्राइंग टू इंश्योर दिस, है ना. एंड डुप्लेक्स टारगेटेड फोर्ट सेंट डेविड अंडर द ब्रिटिश. सो यू नीड टू रिमेंबर द नेम फोर्ट सेंट डेविड. सो सेंट विलियम कहाँ पे था? इट वॉज इन कैलकटा, एंड डेविड वॉज इन मद्रास. सो हाउ विल यू रिमेंबर द नेम सेंट डेविड, है ना. तो डेविड से डेव करके एक गेम आती थी पुराने ज़माने में, है ना, उसमें शायद ब्रिटिश कैरेक्टर होता होगा, डेव 3, डेव, है ना. तो उसको आप ब्रिटेन से लिंक करके यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, और साउथ में वो गेम काफ़ी खेलते थे, वैसे भी यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है. देन ब्रिटिश अटेम्प्ट्स टू, हाँ वो हो गया. देन ट्रीटी का नाम भी लर्न करना है, एक्स ला शापेल. सो ये ऐसे कर लो कि दोनों एक्स पकड़ के, एक्स वो होता है ना एक, जिससे मारते हैं हाँ, ट्री को काटते हैं, है ना, एक्स. सो ट्री एक्स पकड़ के फ्रेंच और मद्रास, आई एम सॉरी, ब्रिटिशर्स, they are trying to attack each other. ठीक है, so that way you will remember the first Carnatic war, Aix-la-Chapelle. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड कार्नाटिक वॉर. सो दिस टुक प्लेस इन 1749. ठीक है, सो राइट आफ्टर द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर ये हुआ था, है ना. और कब तक? 1754 तक चला. एंड थर्ड का क्या है? 58 से 63.
ठीक है, तो सेकेंड कर्नाटक का आप ऐसे लर्न कर लो, 2 to 3, मतलब राइट आफ्टर द फर्स्ट वन दिस वाज देयर, है ना। तो यहाँ पे राइट आफ्टर फर्स्ट कर्नाटक वॉर, ठीक है। नाउ वी लुक एट दिस कॉजेस क्या थे। डिस्पाइट पीस इन यूरोप, ब्रिटिश एंड फ्रेंच राइवलरी continued in India through intervention in succession disputes in Hyderabad and Karnataka. So there were a lot of succession disputes amongst the princely states only, कि कौन सक्सीड करेगा उनके, है ना, उनका हेयर है कि नहीं, या कौन सक्सीड करेगा। रिगार्डिंग दैट दे गॉट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स एंड दस दे ऑल्सो एंटर डिस्प्यूट्स, ठीक है। सो प्लेयर्स कौन थे। जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स अगेन, है ना। और देन ही हैड बैक्ड मुजफ्फर जंग who was the Nizam of Hyderabad. Then Chanda Sahib, who was the Nawab of Karnataka, he was also involved. है ना। So they had made a triple alliance. French, Hyderabad and Karnataka alliance बनाया, triple alliance in order to defeat the Britishers, ठीक है। ब्रिटिश साइड पे कौन कौन थे। ब्रिटिश साइड backed नसीर जंग फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है, एंड मोहम्मद अली फ्रॉम कर्नाटक। सो बोथ ऑफ द साइड हैड थ्री पीपल, है ना। यहाँ पे ब्रिटिश थे, नसीर जंग थे और मोहम्मद अली थे। whereas on the other side French Hyderabad, French मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब। हाउ विल यू रिमेंबर दीज नेम। देखो नेम्स, एक तो डुप्लेक्स है ना, और ब्रिटिश साइड का है, ऐसे एग्जैक्ट पता नहीं कौन हु वाज लीडिंग, बट आई थिंक इट वाज रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो डुप्लेक्स, मुजफ्फर जंग, एमजे और चंदा साहिब यहाँ पे हैं ब्रिटिशर्स। मुजफ्फर जंग की जगह नासिर जंग है एंड मोहम्मद अली इज़ फ्रॉम द कर्नाटक, ठीक है। तो इनको ट्राई टू रिमेंबर दीज, 2-3 बार पढ़ के हो जाएगा, नहीं तो देखो मुजफ्फर जंग और नसीर जंग तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। दे वर ऑन ऑपोजिट टीम्स एंड दे वर फ्रॉम हैदराबाद। तो हैदराबाद में काफ़ी जंगें होती हैं, तो जंग वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। चंदा सा जंग कैसे लेंगे, देखो हैदराबाद, सिकंदराबाद तेलंगाना में है ना, हाँ। तो वहाँ पे दे वॉज अ डिस्प्यूट एंड दैट इज़ वाई तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश गॉट बाइफोकेटेड, ठीक है। तो डिस्प्यूट्स काफ़ी होते रहते हैं वहाँ पे, तो जंग जंग मतलब डिस्प्यूट से लिंक कर लो, जंग काफ़ी होता रहता है। देन चंदा साहिब एंड मोहम्मद अली को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चंदा साहिब वॉज द कर्नाटक का नवाब, सो कर्नाटक से चंदा, ठीक है, सी हो जाएगा, है ना। और ये जो मोहम्मद अली थे उन्होंने बोला नहीं मैं हूँ नवाब कर्नाटक का, मैं हूँ, ठीक है, मैं से एम ए मोहम्मद अली, ठीक है, ये हो गया। नाउ कोर्स ऑफ द वॉर देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड द बैटल ऑफ अम्बूर 1749 में। इसमें द फ्रेंच मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन। नवाब अनवरुद्दीन थे ना, जो फादर ऑफ मोहम्मद अली हैं, पहले ये नवाब थे फर्स्ट कर्नाटक वॉर में, ठीक है। नाउ हिज सन हैज़ कम अप, बट फिर नवाब किसी और को और बन गया था, चंदा साहिब बन गया था। सो ही वाज ट्राइंग टू मतलब ओवरथ्रो चंदा साहिब, ठीक है। सो इसमें अनवरुद्दीन वाज किल्ड बैटल ऑफ अम्बूर में। कैसे लड़ गए इस पहले, सबसे पहले क्या था फर्स्ट वाले में, देयर वाज बैटल ऑफ अद्यार, आदत हो गई थी तो अद्यार, है ना, हैबिट, ठीक है। उसके बाद में इसको बैटल ऑफ अम्बूर करना है हमें, सीज ऑफ आरकोट लर्न करना है, और बस 2 चीज़ें हैं ना, बैटल ऑफ अम्बूर। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, वही अम्बूर। सेकेंड कार्नाटिक वॉर, तो इसमें थोड़ा सा आम लोग नहीं थे, खास लोगों के बीच में हुई थी, है ना, थ्री पीपल, खास खास लोगों के बीच में। तो ऐसे करके यू कैन रिमेंबर, आम आम लोगों के बीच में नहीं हुई थी, ये खास लोगों के बीच में हुई थी, ठीक है। देन नासिर जंग हैड वाज किल्ड बाय फ्रेंच, है ना, 1750 में। फ्रेंच बैक्ड मुजफ्फर जंग, देन सलाबत जंग टुक पावर, ठीक है, सलाबत जंग ऑल्सो केम इन। मुजफ्फर जंग वॉज अर्लियर, मतलब उन्हीं के साथ थे फ्रेंच के साथ, एंड नसीर जंग हु वॉज विद द ब्रिटिश वॉज किल्ड बाय द फ्रेंच। टर्निंग पॉइंट क्या है, सो
up till here you can see that वो फ्रेंच वाली साइड आर विनिंग, है ना. However, a turning point it came at the siege of Arcot. siege of Arcot में रॉबर्ट क्लाइव had come up, ठीक है. एंड उसमें इट गेव एन एडवांटेज टू मोहम्मद अली इन द कर्नाटक, और लोकल रूलर्स का भी सपोर्ट था, है ना. रूलर्स ऑफ मैसूर एंड तंजावुर सपोर्टेड मोहम्मद अली, ठीक है. और चंदा साहिब had fielded forces under राजा साहिब. आउटकम क्या था? विद नो वॉर इन यूरोप, बोथ द गवर्नमेंट्स curtailed their company's hostilities and Duplex was recalled after this war. उसको वापस बुला लिया कि आप बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हो, यहाँ पे वापस आ जाओ, है ना, फ्रांस में, ठीक है. एंड ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ था. इट ensured नॉन इंटरफेरेंस इन इंडियन सक्सेशन डिस्प्यूट्स. मोहम्मद अली was recognized as the नवाब ऑफ कर्नाटक, ठीक है. चंदा साहिब को ही डिथ्रोन्ड. सो एज यू कैन सी थोड़ा स्टेलमेट टाइप बन गया था यहाँ पे, है ना. अर्लियर फ्रेंच वर विनिंग, उसके बाद में वंस रॉबर्ट क्लाइव केम इनटू द पिक्चर दीज पीपल स्टार्टेड विनिंग, है ना. तो ऐसे सोच सकते हैं कि स्टेलमेट आ गया था एंड दे एंडेड द वॉर विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है. सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर सीज ऑफ आर्कॉट. किससे आपको लिंक करना है? एक तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर से लिंक करना है ना. आर कार, इससे हो जाएगा लिंक आपका, देखो सीज कार. आर्क को इफ यू री अरेंज देन कार बन जाता है, सो कार से कर्नाटिक वॉर हो जाएगा, ठीक है. ये हो गया. देन अपार्ट फ्रॉम दिस जो सीज है, सीज का एस से सेकेंड, ठीक है. तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर हो गया, ठीक है. सो ये हो गया. देन व्हाट एल्स? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी करना है हमको, है ना. सो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1755 का है. इट इंश्योर्ड नॉन इंटरफेरेंस इन इंडिया सक्सेशन डिस्प्यूट्स, है ना. तो पहले वाला क्या था? एक्स ले चपेल, है ना. और फिर उसके बाद में पौंडीचेरी. सो हाउ विल यू लर्न दिस? के सेकेंड कर्नाटिक वॉर तक आते आते दे हैड पुट डाउन देयर एक्सेस, और उन्होंने सोचा कि हम चलो पौंडीचेरी में वील गो एंड विजिट बीचेस और ऐसे करके, ठीक है. तो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है. नेक्स्ट है थर्ड कर्नाटिक वॉर. सो थर्ड कर्नाटिक वॉर में the European Seven Years' War spilled over into India and thus it intensified the Anglo-French rivalry. So basically, there was a war going on in Europe itself. 7 years war हो रहा था फ्रेंच एंड यूरोप ब्रिटिश के बीच में, और उसी का स्पिल ओवर इफेक्ट यू कुड सी इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वॉर, ठीक है. कोर्स ऑफ द वॉर क्या था? रॉबर्ट क्लाइव हैड कैप्चर्ड चंदर नागौर 1757 में, एंड फ्रेंच इन्फ्लुएंस एंडेड इन बंगाल, ठीक है. French strength concentrated in South India alone. Then Count de Lally was appointed, and Fort Saint David, जो ब्रिटिशर्स का था, that was captured under him. Deccan campaign faltered. Rajamundry was lost. Masulipatam was lost. Salabat Jung, who had उसके बाद नासिर जंग के बाद he had become the, मतलब मुजफ्फर जंग नासिर जंग हैदराबाद से थे, है ना. सो सलाबत जंग हैड बिकम द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. सो व्हाट हैपेंड वाज सलाबत जंग सीडेड मासूलीपट्टनम एंड नॉर्दर्न सिरकार्स टू द ब्रिटिश, ठीक है. सो सीज ऑफ मद्रास हुआ था इसके बाद में. द फ्रेंच सीज फेल्ड एंड देयर वाज एन अराइवल ऑफ एडमिरल पोकॉक with his fleet. Count de Lally lifted the siege and then retreated to Kanchipuram, ठीक है. Then Battle of Vandebosh हुआ था 1760. So in the Battle of Vandebosh of 1760, the British under Sir Eyre Coote decisively defeated the French under Count de Lally, ठीक है. And therefore the French ambitions effectively ended. French ambitions in India, ठीक है. आउटकम क्या था इसका? ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 हैड एंडेड द वॉर, है ना. पौंडीचेरी एंड चंद्र नागौर वर रिस्टोर्ड टू फ्रांस. ओनली पॉलिटिकल एंड मिलिट्री राइट्स वर गिवन, and British East India Company became dominant.
फ्रांस वॉज रिड्यूस्ड टू अ माइनर ट्रेडिंग सेटलमेंट, ठीक है, जो फ्रेंच कॉलोनी था, माइनर ट्रेडिंग सेटलमेंट बन गया, एंड ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो इसमें व्हाट ऑल डू वी नीड टू रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि रॉबर्ट क्लाइव was also involved in this war, है ना, he was there in the second Carnatic war as well. He had captured Chandranagore. नेक्स्ट, अच्छा एक तो ईयर भी लर्न करना है, तो 1757 में वी had the battle of Plassey, and nearly 1 year later we had the third Carnatic war, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। of 1 year after Plassey, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रेंच इन्फ्लुएंस एंडेड इन बंगाल, है ना, एंड फ्रेंच स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ इंडिया, सो चंद्रनागौर ले लिया तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस बंगाल में ख़त्म हो गया। काउंट डी लाली, आप पहले कौन थे, डुप्लेक्स थे ना, तो डुप्लेक्स मतलब कि दो, तो उसके बाद में क्या काउंटिंग ही स्टार्ट कर दी इन लोगों ने, काउंट। सो नेक्स्ट फ्रेंच जनरल वॉज काउंट डी लाली, और उन्होंने ये सब किया। फोर्ट सेंट डेविड जो मद्रास में था, ही कैप्चर्ड इट। डेक्कन कैंपेन इनका फॉल्टर कर गया, मसूलीपट्टनम ही लॉस्ट, बहुत सारी चीज़ें हुई। देन सलाबत जंग जो थी, ही बिकेम द, नहीं, सीडेड मसूलीपट्टनम एंड नॉर्दर्न सिरकार्स टू ब्रिटिश, ठीक है, अर्लियर ही वॉज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, है ना। देन सीज ऑफ मद्रास, सो फ्रेंच सीज हैड फेल्ड, एंड अराइवल ऑफ, ये इसका नाम याद रखना पड़ेगा, सीज ऑफ मद्रास। So Madras का siege French had tried but they failed, and then they retreated to Kanchipuram. So you just need to know, देख मद्रास पे कौन, ब्रिटिश है पहले से, siege करने कौन आएगा, फ्रांस आएगा, ठीक है। So that thing you need to remember। फिर बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, है ना। सो इनको कैसे लर्न करेंगे, इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश अंडर सर आयर कूट, सो रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन है, सर आयर कूट, दे डिफीटेड फ्रेंच अंडर डी लाली, काउंट डी लाली, ठीक है। नाउ यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस ऑल्सो, बैटल ऑफ वांडी वॉश, कैसे लर्न करेंगे, वॉश से, ये ऐसे कर लो आप, वाटर शेड से यू कैन लिंक इट, वाटर शेड मोमेंट था ये, सिंस फ्रेंच वर देन कम्प्लीटली डिफीटेड, है ना, उनका बिल्कुल ही ख़त्म हो गया इंडिया में, दे वर जस्ट देयर, आफ्टर दिस दे वर जस्ट देयर एज अ माइनर ट्रेडिंग सेटलमेंट, ठीक है। तो वाटर शेड से वॉन्डी वॉश, ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, है ना। लास्ट वाले में है थर्ड कार्नाटिक वॉर में, देर आर टू थिंग्स, सीज ऑफ मद्रास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीट्स ऑफ ब्रिटिश, और उसके बाद बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, ठीक है। आउटकम क्या था, ट्रीटी ऑफ पेरिस, तो ये पूरा ट्रीटी ऑफ पेरिस वो 7 year वॉर्स का ही था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गया, फिर वो इट एंडेड द वॉर, ठीक है। नाउ वील मूव टू द एंग्लो मैसूर वॉर्स, है ना, कर्नाटिक वॉर्स हो गए, एंग्लो मैसूर वॉर देखते हैं। सो दीज वर अ सीरीज ऑफ 4 major 18th century conflicts between the British East India Company and the Kingdom of Mysore, ठीक है। इट वॉज लेड बाय रूलर्स लाइक हैदर अली, टीपू सुल्तान, है ना, फॉर सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया। These wars shaped regional power dynamics and ultimately it facilitated British consolidation of control in southern India, ठीक है। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है कि 4 wars हुए थे, है ना, और बस दैट इज़ ऑल। नाउ वी लुक एट द थ्योरी, द 4 Anglo-Mysore wars 1767 से लेके 1799 तक थे ये, ठीक है। सो हाउ विल यू रिमेंबर द ईयर, सो इट स्टार्टेड 1770 मान लो इसको अप्रोक्सीमेटली, है ना, 10 अप्रोक्सीमेटली देखो 10 years आफ्टर पलासी, ठीक है, वैसे कर सकते हो, या यू कैन जस्ट से कि लास्ट 30 years ऑफ द 18th century, सो 1770 से लेके 1800 तक दे हैड द एंग्लो मैसूर वॉर्स, ठीक है।
तो ये 30 years में दे हैड 4 major wars, एंग्लो मैसूर वॉर्स। और इनका भी वी नीड टू नो द टाइमलाइन हर वॉर का। सो फर्स्ट वन वाज इन 17 फ्रॉम 1767 to 69, देन 1780 to 84, फिर 89 to 72, और लास्ट में 98 to 99। तो ये ऐसे हो गया। देखो, इसका एग्जैक्ट मत लर्न करो, यू जस्ट नीड टू नो द जनरल आइडिया। तो 1770 में एक हुआ, 1770, फिर 1780 में हुआ, 1790 में हुआ, और लास्ट में 1800 में वॉर हुआ। ठीक है, तो 4 वॉर्स हो गए। दीज आर द जनरल टाइमलाइंस, है ना, यहाँ पे इसी के आसपास हो रहा है। सो दैट मच इफ यू रिमेंबर, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ कौन कौन था इसमें? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में वी हैड हैदर अली, है ना, ही वॉज इन चार्ज ऑफ मैसूर। देन दिस वॉज हैदर अली वर्सेस कर्नल स्मिथ, जोसेफ स्मिथ थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके साथ। देन नेक्स्ट वाला सेकंड में हैदर अली एंड देन टीपू सुल्तान ऑल्सो केम, एंड दिस वॉज वर्सेस वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, एंड आयरकूट। सो आयरकूट वॉज देयर इन मद्रास ऑल्सो, थर्ड एंग्लो मैसूर सॉरी थर्ड कर्नाटिक वॉर में, है ना। इनका हमने नाम नहीं लर्न किया। देखो, आयरकूट, आयर पायर से लर्न कर लो। इन्होंने फिर जला दिया था, मतलब पूरा फ्रेंच को ख़त्म कर दिया पूरा। तो आयर से पायर। ठीक है, देन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान वर्सेस चार्ल्स कॉर्नवालिस, है ना। ठीक है, देन फोर्थ वन में टीपू सुल्तान वर्सेस रिचर्ड वेलेस्ली या ऑर्थर वेलेस्ली। सो रिचर्ड वेलेस्ली वाज द गवर्नर जनरल। ऑर्थर वेलेस्ली तो वहाँ पे थे, इंग्लैंड में थे शायद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। इनमें अभी इनको लर्न करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट 2 वॉर्स में देयर वाज हैदर अली, लास्ट 2 में टीपू सुल्तान थे। सेकेंड वॉर में हाफ वे विद इन द वॉर टीपू सुल्तान had come in. ठीक है, now we need to remember the Britishers who were present here at that time. So सबसे पहले क्या है, फर्स्ट वॉर में there was कर्नल स्मिथ। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल सा नाम है इनका, स्मिथ, है ना। तो सिंपल, और फर्स्ट वॉर है, दैट मे हैव बीन वेरी सिंपल। तो सिंपल से स्मिथ यू कैन लिंक। ठीक है, देन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में वॉरेन हेस्टिंग्स, सिंस ही वॉज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम। ठीक है, तो वो ऐसे ही लर्न हो जाएगा, है ना। 1780 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही हैड बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। देन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में चार्ल्स कॉर्नवालिस वाज देयर, है ना। तो वेट अ सेकंड, लेट मी जस्ट चेक। चार्ल्स कॉर्नवालिस, सो हाँ, ये गवर्नर जनरल का ही नाम है। मतलब हमें लगता है लॉर्ड कॉर्नवालिस है, नाम तो नहीं चेंज कर दिया। चार्ल्स कॉर्नवालिस वाज हिज नेम, मतलब फुल नेम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ही वाज देयर इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, है ना। एंड लास्ट में कौन आ गए थे? रिचर्ड वेलेस्ली। ठीक है, सो दिस थिंग आल्सो यू नीड टू रिमेंबर, है ना। ऑर्थर वेलेस्ली वाज, ऐसे नाम के काफ़ी लोग थे। रुक जाओ, ऑर्थर वेलेस्ली को मेरे को इंडिया से लिंक करने दो। इंडिया, ठीक है, ही वॉज अ मिलिट्री कमांडर। ठीक है, रिचर्ड वेलेस्ली को तो पता है हमको, गवर्नर जनरल थे। ऑर्थर वेलेस्ली वॉज अ मिलिट्री कमांडर। ठीक है, सो दीज आर द 4 heads who were heading the wars. Now we look at the background. Now overview देखते हैं। लेट 18th century में there was a series of 4 conflicts between Mysore and the British East India Company. Britishers were backed by Marathas, Hyderabad and Travancore, and this had prolonged the Anglo-Mysore wars and struggle for political and military supremacy in India. ठीक है, now सबसे पहले वही थोड़ा सा बैकग्राउंड ही देखते जा रहे हैं हम लोग।
British were backed by Marathas, Hyderabad and Travancore. ठीक है, जो मैसूर वॉर हो रहा था उसमें ब्रिटिशर्स वर बैक्ड बाय दोज पीपल. ये मराठास बैक कर रहे थे हैदराबाद एंड इवन ट्रावनकोर. वाई वर दे बैकिंग देम? बिकॉज दे डिड नॉट वांट मैसूर टू बिकम वेरी पावरफुल. ठीक है. और फिर अभी देखते हैं वोडियार डायनास्टी और राइज ऑफ मैसूर के बारे में देखते हैं. देखो, एक हुआ था बैटल ऑफ तालीकोटा, है ना, 1565 में, विच हैड लेड टू द कोलैप्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, है ना, दिस यू माइट बी नोइंग. एंड देन सक्सेसर स्टेट्स हैड रिजन, और उनमें से वन ऑफ देम वाज द वोडेयार किंगडम विच वाज फाउंडेड इन मैसूर. ठीक है, 1612 में. सो इसमें हु वाज द किंग? एक तो थे कृष्ण, चिक्का कृष्णराज वोडेयार टू. ठीक है. एंड nominal king and the ministers used to wield the real power. So the king was not very, मतलब वो ऐसे नॉमिनल से ही थे, और फॉर द नेम sake only, and ministers used to have the real power. And then Mysore emerged as a strong regional power under Hyder Ali and Tipu Sultan. ठीक है. सो ब्रिटिशर्स का थ्रेट परसेप्शन हाइटनड, है ना. तो उन्होंने दे मेड एन अलायंस विद दीज पीपल, मराठास, हैदराबाद, ट्रावनकोर, इन सबको, इन ऑर्डर टू हेल्प देम ओवरकम दिस थ्रेट. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हुआ था? राइज ऑफ हैदर अली देख लेते हैं. जो मराठा और निज़ाम इन्वेजन से उनसे मैसूर हैड वीकन्ड डाउन क्वाइट अ बिट, है ना. तो लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया था. सो हैदर अली वॉज द वन हु हैड इमर्ज्ड एज अ डी फैक्टो रूलर. ठीक है. एंड ही हैड साइडलाइंड द वोडिया किंग. सो किंग ओरिजिनली यूज टू बी वेरी, मतलब पहले ही नेम से के लिए होता था किंग. एंड देन हैदर अली हिमसेल्फ इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर, और उनको साइडलाइन कर दिया था. ही मॉडर्नाइज द मिलिट्री विद फ्रेंच हेल्प. ठीक है. आर्म्स फैक्ट्री एट डिंडीगुल, ये सब बनाया था. एंड देन टेरिटोरियल एक्सपेंशन टुक प्लेस थ्रू वॉर, डिप्लोमेसी, है ना. तो ये सब हुआ. फिर डोड, बल्लापुर, सेरा, बेडनूर, होस्कोट, ऑल ऑफ दीज वर कैप्चर्ड बाय हिम. पॉलीगार्स वर सबड्यूड. इंटरनल कंसोलिडेशन ऑफ द मैसूर स्टेट टुक प्लेस अंडर हिम. ठीक है. तो इसमें लर्न क्या करना है आपको? बस एक तो ये नाम याद रख लेना, डिंडीगुल फैक्ट्री, आर्म्स फैक्ट्री एट डिंडीगुल. ऐसे देना आज के किस चीज़ से रिलेटेड है, है ना, किस एम्पायर से रिलेटेड है, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है. सो ही हैड मॉडर्नाइज द मिलिट्री विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच, और ये वहीं पे आर्म्स फैक्ट्री एट दिंडीगुल पे हुआ था. मतलब दैट कुड हैव बीन वन ऑफ द कनेक्टिंग पॉइंट्स फॉर दिस. नाउ इसके अलावा देयर इज़न्ट मच दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड फ्रॉम हियर. थोड़ा बहुत ये नाम जो है, डोड, बल्लापुर, सेरा, बेदनूर एंड हॉस्कोट. ठीक है. दीज वर कैप्चर्ड, सो ट्राई टू रिमेंबर दीज नेम्स. क्या क्या है? द नेम्स इट सेल्फ आर क्वाइट यूनिक, तो ऐसे लर्न हो जाएगा. डोड, बल्लापुर. बल्ला किसको बोलते हैं? बैट को बोलते हैं, जो क्रिकेट से में खेलते हैं ना बैट से, तो बल्ला. सो डोड, बल्लापुर हो गया. सेरा इज समथिंग विच यू वेयर ऑन द हेड. ठीक है. फिर बेडनूर, बेड से कर लो इसको कंपेयर. और फिर हॉर्स कोट, मतलब हॉर्स खास एक जगह है ना, तो हॉर्स कोट, उससे यू कैन लिंक एंड रिमेंबर. ठीक है. नाउ वी लुक एट द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. ठीक है. तो बैकग्राउंड क्या है? सो जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स गेन कॉन्फिडेंस आफ्टर देयर सक्सेस इन बंगाल, है ना. आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर, दे गेन कॉन्फिडेंस. ठीक है. सो 1766 में दे हैड अ ट्रीटी विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद टू अक्वायर द नॉर्दर्न सरकार्स रीजन इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैदर अली. ठीक है. और जो हैदर अली के देर ही हैड अ लॉट ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद द नवाब ऑफ आरकोट, एंड इवन मराठा से भी उनका काफ़ी डिस्प्यूट था. ठीक है. सो और ट्राईपार्टाइट अलायंस वाज फॉर्म्ड. ठीक है. सो इसमें ब्रिटिशर्स, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मरा और इंग्लिश मराठास.
है ना. All of these three were on one side and Hyder Ali was on the other side. ठीक है. And that led to the outbreak of the war, the formation of an alliance, tripartite alliance had led to the outbreak of the war. ठीक है. Now course of the war देख लेते हैं. देखो, first of all diplomacy. Hyder Ali had carried out some diplomacy and he ensured that the Marathas became neutral. ठीक है. So he secured Marathas neutrality through payment. फिर जो निज़ाम थे, him also he converted into an ally. ठीक है. By promising a share of his territory, he converted him into an ally as well. ठीक है. फिर जो हैदर अली और निज़ाम का अलायंस था, इट अटैक्ड द नवाब ऑफ आरकोट. ठीक है. इसके बाद ये करा, पहले उन्होंने मराठास को ही बॉट हिम ऑन टू द हिज साइड. उसके बाद में ही वेंट एंड ब्रॉट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद ऑन टू हिज साइड. इसके बाद में ही कंबाइंड फोर्सेस विद निज़ाम एंड अटैक्ड द नवाब ऑफ आरकोट. ठीक है. तो इनको अटैक करा. थर्ड पर्सन टू विच whom he dealt with was आरकोट, नवाब ऑफ आरकोट. फिर दिस was a very prolonged warfare without any decisive outcome, है ना. देन हैदर अली शिफ्टेड स्ट्रैटेजीज एंड मार्च्ड टू मद्रास. तो मद्रास में कौन है? ब्रिटिशर्स हैं, है ना. सो ब्रिटिशर्स पैनिक्ड के ये आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स. सो अ ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज साइंड एंड इट कंक्लूडेड विद, मतलब वही ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज साइंड वेयर इन दे ट्राइड टू प्लेकेट हैदर अली. ठीक है. एंड दिस इज हाउ द फर्स्ट फेज ऑफ वॉर एंडेड. नाउ आउटकम क्या है? वही ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 when हैदर अली हैड मार्च्ड टू मद्रास. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हुआ था? अंडर दिस ट्रीटी देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट्स एंड ब्रिटिश कमिटमेंट टू प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस टू हैदर अली इन द इवेंट ऑफ एन अटैक. ठीक है. खुद ही अटैक कर देंगे 10 साल में, है ना. तो वैसे उन्होंने कमिटमेंट किया था कि वी वोंट बी अटैकिंग, और इन केस देयर इज एन अटैक वी विल बी हेल्पिंग यू आउट. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. इसमें क्या हुआ था? जो ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज वायलेटेड बाय द इंग्लिश. ठीक है. बिकॉज दे हैड रिफ्यूज्ड टू एड हैदर अली, है ना. देन हैदर अली टर्न्स टू द फ्रेंच. तो फ्रेंच को उन्होंने बोला कि गिव मी नाइस इम्पोर्टेड आर्म्स, वेपन्स, एम्यूनेशन मेरे को बाहर से चाहिए, मतलब आपके वाले अच्छे वाले चाहिए. सो ही गॉट दीज आर्म्स फ्रॉम वाया माहे एंड दिस अलार्म्ड द ब्रिटिश फोर्सेस. ठीक है. और फिर इंग्लिश अटेम्प्टेड टू सीज माहे एंड परसीव्ड. ठीक है. एंड दे देख माहे से आ रहे थे सारे वेपन्स. सो इंग्लिश सीज्ड माहे. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड वाज दिस वाज सीन एज अ प्रोवोकेशन बाय हैदर अली एंड दैट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द वॉर. ठीक है. नाउ कोर्स ऑफ द वॉर देख लेते हैं. हैदर अली के जो एलाइज थे, नहीं, हैदर अली वो हैड एलाइज विद मराठास एंड निज़ाम. आई एम सॉरी, he had allied with Marathas and the Nizam of Hyderabad. ठीक है. And he launched the Carnatic offensive. So Arcot was captured. Then British forces under Colonel Bale were defeated. ठीक है. फिर जो सर आयर कोट थे वो भी आ गए फिर से and he took command. Then Marathas and Nizam detached from the alliance. तो पहले they were in an alliance with Hyder Ali, but midway during the war itself they came out from the alliance, and that is why Hyder Ali got defeated at the Battle of Porto Novo. है ना. This is important to remember. ठीक है. फिर हैदर अली regrouped, then British got defeated and Braithwaite was captured. ठीक है. सो ये हुआ था. नाम क्या याद रखना है आपको? बैटल ऑफ पोर्टोनोवो याद रखना है सबसे पहले. तो इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे? पोर्टोनोवो. हैदर अली वॉज डिफीटेड ड्यूरिंग दिस बैटल, है ना. तो कैसे लर्न कर सकते हो? हैदर, हाँ आप ऐसे कर लो लर्न. हैदर को पनिशमेंट मिल गया. पनिशमेंट PN से कर सकते हो रिप्रेजेंट. पनिशमेंट
है ना, तो PN स्टैंड्स फॉर पोर्टो नोवो नोवो। ठीक है, तो वैसे यू कैन रिमेंबर दिस। एंड आउटकम क्या था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का? हैदर अली had died during this war and therefore Tipu Sultan came in and continued the war. ठीक है, there was no as such decisive victory on either side and कोई भी डिसाइसिव विक्ट्री नहीं थे, तो पीस नेगोशिएशंस बिगैन एंड दस द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड। ठीक है, and they restored the territories back to the status quo ante, है ना। सो फर्स्ट में क्या था? ट्रीटी ऑफ मद्रास, फिर मैंगलोर, है ना। हाउ विल यू रिमेंबर इट? देखो, MA तो दोनों में कॉमन ही है ना। फिर इफ़ यू मूव अल्फ़ाबेटिकली देन D कम्स फर्स्ट और फिर N आता है, तो मद्रास पहले, मैंगलोर बाद में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। सो इसमें बैकग्राउंड क्या है? जो टीपू सुल्तान थे, उनका डिस्प्यूट हुआ ट्रावनकोर से। फिर ट्रावनकोर बाइज जलकोटल एंड कन्नूर फ्रॉम डच। ठीक है, कोचिन रीजन में। टीपू असर्ट सोवरेनिटी एज कोचिन was earlier a vassal of Mysore। ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स बैक ट्रावनकोर। ठीक है, तो उससे हॉस्टिलिटीज बिगैन एंड दस टीपू डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ट्रावनकोर। ठीक है, एंड देयरफॉर एंग्लो मैसूर वॉर फिर से आउटब्रेक हो गया। ठीक है, एंड मेन रीज़न क्या था? ब्रिटिशर्स एंड बैक्ड ट्रावनकोर, दैट इज़ वाई ब्रिटिशर्स गॉट इन्वॉल्व, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रावनकोर ने क्या जलकोटल और कन्नानौर डिस्ट्रिक्ट बाय कर लिया था डच से, वेराज मैसूर, मतलब वो मैसूर का वैसल था अर्लियर कोचिन रीजन, है ना। So that was a point of contention between these two. How will you remember the names? जल, देखो, एक तो कोचिन रीजन लर्न कर लो। ठीक है, कोचिन रीजन वही मैसूर साइड में, है ना। अम, और क्या है? जलकोटल एंड कानानूर। वेट अ सेकेंड। जलकोटल, तो वो जलने लग गए, ऐसे कर लो आपके। ही बिकेम जेलस, हैदर अली गॉट जेलस कि ये इनके पास जा रहे हैं, बट अर्लियर दे वर वैसल ऑफ मैसूर ओनली, है ना। और कैननूर, फिर वो सोच रहे थे जेलस होके, ही वाज थिंकिंग कि हाउ कैन दे डू दिस। ठीक है, तो कैननूर। ठीक है, ये हो गया। नाउ वी लुक एट द कोर्स ऑफ द वॉर। सो टीपू सुल्तान हैड डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन 1790। लॉर्ड कॉर्नवालिस अज्यूम्ड द कमांड, है ना। फिर ब्रिटिश कैप्चर्ड अम्बुर, वेल्लोर एंड बैंगलोर। फिर ब्रिटिश एडवांस विद मराठा एंड निज़ाम सपोर्ट। सो मराठाज एंड निज़ाम वर सपोर्टिंग ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस वॉर। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले वाले वॉर में अर्लियर देवर, शुरू शुरू में देवर सपोर्टिंग हैदर अली ओनली, बट आफ्टरवर्ड्स दे रिट्रैक्टेड। ठीक है, दे डिटैच फ्रॉम द अलायंस। फिर थर्ड में तो वो पूरा ही ब्रिटिश को सपोर्ट करने लग गए। ठीक है, ये हुआ। फिर टीपू सुल्तान ही रिट्रीटेड टूवर्ड्स सेरिंगापट्टनम। ठीक है, एंड ही फेस्ड अ लॉट ऑफ स्टिफ रेसिस्टेंस एंड फॉल ऑफ सेरिंगापट्टनम हुआ इसके बाद में। ठीक है, नाउ आउटकम क्या था? एंड ऑफ द वॉर हैपेंड विद द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम एंड हाफ ऑफ मैसूर्स टेरिटरी वाज सीडेड टू द ब्रिटिश। ठीक है, सो देखा जाए तो द ब्रिटिश वर मोर पावरफुल ड्यूरिंग दिस वॉर, है ना। तो ये बड़ा महल, दिंदीगुल, मालाबार, ऑल ऑफ दोज वेंट टू ब्रिटिश। मराठास किसके पास के पास क्या चले गए? तुंगभद्रा बेसिन। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के पास में कृष्णा, पेन्नार, दोआब वाला रीजनमेंट। ठीक है, सो टीपू सुल्तान हैड टू ऑल्सो पे अ वॉर इंडेमनिटी, है ना। एंड टू सन्स ऑफ टीपू सुल्तान वर टेकन एज होस्टेजेस। ठीक है, सो दिस वॉज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, वॉज अ बिग सेटबैक फॉर टीपू सुल्तान। ठीक है, क्या क्या हुआ? एक तो ये याद रखना है, सेरिंगापट्टनम, है ना, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। उसमें मोर देन हाफ ऑफ द, नियरली हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ मैसूर वॉज टेकन अवे। तो ब्रिटेन ने क्या लिया? बड़ा महल, बड़ा वाला महल ले लिया उन्होंने। दिंदीगुल, डंडा ले लिया। और मालाबार, सो माला माल से आप लर्न कर लो, लॉट ऑफ गुड्स, सो माला माल से मालाबार। देन मराठास ने तुंगभद्रा। ठीक है,
टंग से लर्न कर लो मराठा लैंग्वेज, जैसे उसको ऐसे थोड़ा टिपिकल वे में बोलते हैं ना, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। देन निज़ाम, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने कृष्णा पेन्नर नवाब ले लिया, ठीक है। देन बस इतना ही ठीक है इसमें। देन वील मूव टू द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। सो इसमें क्या हुआ था, द सन्स ऑफ टीपू वर रिलीज। पहले यहाँ पे होस्टेज ले लिया था ना उनके सन्स को, आफ्टरवर्ड्स दे वर रिलीज्ड amid Tipu's compliance with the Treaty of Seringapatam. Now, how will you remember कि थर्ड में हुआ था सेरिंगापट्टनम? देखो पहले क्या हो गए, एम ए हो गए दो, मद्रास एंड मैंगलोर। इसके बाद में सेरी सर, देखो टीपू सुल्तान सिंस ही हैड लॉस्ट दिस वॉर, जो उनको सर सर करके बुलाना पड़ रहा था ब्रिटिश को, सो ठीक है, तो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, सर सर करके बोलना पड़ रहा था, तो सेरिंगापट्टनम, ठीक है। ये हो गए तीन। और वैसे ही फोर्थ में क्या होता है ट्रीटी, कुछ नहीं इसमें, बस वही फॉल हो जाता है ना ओवरऑल, ठीक है। इसको देखते हैं। फॉर द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, उसका बैकग्राउंड क्या था, टीपू के जो सन्स थे दे वर रिलीज्ड सिंस ही वाज प्रॉपर्ली फॉलोइंग कंप्लाइंग विद द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम। जो वोडेयार रूलर थे ही हैड डाइड, एंड वंस ही डाइड टीपू प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी द सुल्तान। नहीं तो वैसे असली में क्या होता था, वोडेयार यूज टू बी द किंग, और फिर उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह थे जैसे टीपू सुल्तान वगैरह, दे यूज टू wield द रियल पावर, है ना। बट वंस वोडेयार किंग डाइड ड्यूरिंग टीपू सुल्तान्स रेन, ही हिमसेल्फ अज्यूम्ड पावर, ठीक है। सो टीपू प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान इंस्टेड ऑफ द माइनर सन ऑफ वोडेयार रूलर। इसको बोला कि नहीं आप नहीं, मैं हूँ रूलर, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ले was appointed in 1798. He had followed a policy of expansion and he was very alarmed over Tipu's French links, because what Tipu Sultan used to do was that he used to import a lot of French weaponry, Western weaponry. ठीक है. Then subsidiary alliance was pushed and Tipu was accused of foreign outreach. मतलब ऐसे बोला था कि subsidiary alliance में आ जाओ, but he didn't comply. और इन सिंस ही डिड नॉट कंप्लाई, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उनको अक्यूज़ करा ऑफ फॉरेन कंप्लायंस, दैट यू आर मतलब उनसे फॉरेन आउटरीच कर रहे हो आप, है ना, फ्रांस से आप ज़्यादा बातें कर रहे हो, ठीक है। सो एंड दिस हैड लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कोर्स ऑफ द वॉर क्या था, बिगिनिंग ऑफ द वॉर इज इन 1799 and there were early reversals by Tipu. Alliances क्या थे, the Marathas and the Nizams again they supported the English only, ठीक है। तो थर्ड में भी उनको सपोर्ट किया था, फोर्थ में भी उनको। Marathas were promised half of Tipu's territories while the Nizam was already under the subsidiary alliance, so that is why he had to participate. Then climax क्या था, the campaign ended with the fall of Seringapatam. So इस वाले इवेंट को क्या बोलते हैं, the fall of Seringapatam, ठीक है। एंड आउटकम क्या था, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, ही डाइड वाइल डिफेंडिंग सेरिंगापट्टनम, एंड एंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट मैसूर स्टेट टू प्लेस। जो वोडेयार प्रिंस थे ना छोटे वाले, जिनको हटा के टीपू सुल्तान एंड बिकम द सुल्तान, ही वॉज री इंस्टेटेड, ठीक है, एंड उनको सब्सिडरी लाइन्स के अंडर दे वो ब्रॉट, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ वी लुक एट द एंग्लो मराठा वॉर्स, ठीक है। सो एंग्लो मराठा वॉर्स क्या कहाँ से कहाँ तक है, 1775 से 1818 तक, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, 17, देखो बैटल ऑफ पलासी के 10 years बाद, दैट इज 1767 में द एंग्लो मैसूर वॉर हैड स्टार्टेड। सिमिलरली बैटल ऑफ बक्सर वॉज इन 1764, उसके 10 years बाद यू हैव द एंग्लो मराठा वॉर्स विच स्टार्टेड, ठीक है। तो 1764, 10 years आफ्टर दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दी एंग्लो माइन, और कब तक है, 1818 तक। सो इसको बस राउंड ऑफ कर लो, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लो, 1717 से 1815 मान लो, ठीक है, इट विल बी ईजियर टू रिमेंबर।
नाउ एंग्लो मराठा वॉर्स 3 हुए थे, है ना? और क्या-क्या था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है? ईयर्स क्या है? 1775 में हुआ था फर्स्ट वाला, देन 1803 में हुआ सेकंड, और थर्ड कब है? 1817। हाउ विल यू रिमेंबर दिस? अगेन जस्ट थोड़ा सा राउंड ऑफ करके रिमेंबर करते हैं हम लोग। सो एवरी 15 ईयर्स देयर वाज अ वॉर अपेरेंटली। एक बार 1775 में हुआ, फिर 15 साल बाद, 15 नहीं, 25 ईयर्स हो गया ना? हाँ 25, और हाँ 25 ईयर्स हो गया, तो 1800 में फिर से वॉर हुआ, ठीक है? 1775 के बाद में 1800 में हुआ वॉर, फिर 1800 के 15 ईयर्स बाद, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इन 1818 देयर वाज अनदर वॉर। यहाँ पे कितना डिस्टेंस है? 25 ईयर्स का, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पे 15 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये हो गया। नाउ वी लुक एट द, इसमें कौन कौन लीडर्स थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में नाना फडणवीस, महाजी सिंधिया, नाना फडणवीस थे एक तो, महाजी सिंधिया थे, देन वर्सेस वॉरेन हेस्टिंग्स एंड कर्नल गॉडार्ड। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द गवर्नर जनरल, और कर्नल गॉडार्ड वाज परहैप्स लीडिंग द मिलिट्री, ठीक है? तो ये थे। सेकंड, इसको लर्न करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सॉरी एंग्लो मराठा वॉर, बाजीराव टू थे इस टाइम पे, जसवंत राव होलकर थे, सिंधिया, भोसले, ठीक है? ऑल ऑफ दीज आर ब्रांचेस ऑफ मराठास ओनली, है ना? वर्सेस ऑर्थर वेलेस्ली। सो ऑर्थर वेलेस्ली वाज अ मिलिट्री कमांडर, ठीक है? और ऑर्थर वेलेस्ली और रिचर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड कोइंसाइड्स, ठीक है? सो दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। और अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैड लॉर्ड लेक हियर, है ना? नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। सो यहाँ पे बाजीराव टू वॉज देयर, ठीक है? अप्पा साहिब भोसले भी थे, ठीक है? देन मल्हार राव होलकर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है? एंड दिस वॉज वर्सेस लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड थॉमस हिस्लॉ, ठीक है, ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो इसमें क्या है, नाना फडणवीस, तो इनको कैसे लर्न करेंगे? नाना सबसे फर्स्ट वॉर है, तो सबसे ओल्डेस्ट वॉर वुड बी द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, है ना? एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, नाना जी ने फाइट करा, ठीक है? नाना जी इज द ग्रेट ग्रैंडफादर से लिंक कर लो आप, कि उन्होंने, नाना जी ने सबसे ओल्डेस्ट एंग्लो मराठा वॉर में ही वॉज देयर, ठीक है? उसके साथ में महाजी सिंधिया थे, ठीक है? और सिंधिया जो ग्वालियर में होते हैं ना, वही महाजी सिंधिया। एंड दिस वाज अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग्स एंड कर्नल गॉडार्ड। सो वॉरेन हेस्टिंग्स का तो पता है हमको, कर्नल गॉडार्ड का नाम याद रखना पड़ेगा। तो गॉड गॉड की हेल्प लेनी पड़ी थी उनको मराठा से लिंक फाइट करने के लिए, ठीक है? ऐसे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है? देन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाजीराव टू वॉज देयर, तो बाजीराव टू वॉज देयर इन द सेकेंड एज वेल एज द थर्ड मराठा वॉर, ठीक है? देन वी हैड जसवंत राव होलकर, जसवंत राव होलकर थे, सिंधियास भी थे और भोसले भी थे, ठीक है? एंड ऑर्थर वेलेस्ली। सो यू माइट बी नोइंग 1800 में लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली वाज देयर इन पावर, और उन्हीं के साथ में देयर वाज अ मिलिट्री कमांडर नेम्ड, मतलब सिमिलर नाम था उनका, ऑर्थर वेलेस्ली, ठीक है? सो दिस वाज फॉट बिटवीन देम। देन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में अगेन बाजीराव टू वाज देयर, फिर भोसले में कौन थे? आपा साहिब भोसले, है ना? और मल्हार राव होलकर। पहले कौन थे? जसवंत राव होलकर। तो इसको आप वैसे लर्न कर लो, दिस इज अल्फ़ाबेटिकल, जे एम, जे के बाद एम आता है ना? सो जसवंत राव एंड मल्हार राव होलकर। और भोसले में इट वाज आपा साहेब भोसले,
है ना, अपने आप ही आ गए मोस्टली, ठीक है, अपने आप से ऐसे लर्न कर लो। एंड दिस वाज अगेंस्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड थॉमस हिस्लॉप। सो ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, डू नॉट कंफ्यूज दिस विद वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ये वो वाले हैं, ये ही हैड बीन इन पावर फ्रॉम 1813 टू 1823, ठीक है, ही वाज अ गवर्नर जनरल और इनका नाम था फ्रांसिस हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स था इनका नाम। एंड व्हाट एल्स, इनके बारे में और क्या बता सकते हैं हम लोग, इनको मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स भी बोलते थे या लॉर्ड मोयरा भी बोलते थे, लॉर्ड मोयरा, ठीक है, अर्ल ऑफ मोयरा या लॉर्ड मोयरा, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। तो ये उनकी बात हो रही है ना। एंड थॉमस हिस्लॉप में हैव बीन सम मिलिट्री कमांडर, सो ये भी नाम याद रखना रहेगा। तो थॉमस हिस्लॉप मतलब हिस, इसको ऐसे ही लर्न करो थॉमस हिस्लॉप को, ठीक है। नाउ बैकग्राउंड ऑफ द वॉर्स देखते हैं, या तो आप हिल टॉप से लर्न कर लो, हाँ, कि इन्होंने ही वॉज सक्सेसफुल इन, मतलब ओवरथ्रोइंग तो नहीं, हाँ बोल सकते हैं कि मराठास को ही हैड डिफीटेड, ठीक है। तो मराठा को डिफीट करना इज़ अ वेरी बिग टास्क, है ना। तो इट इज़ एज गुड एज क्लाइंबिंग अ हिल टॉप, एज डिफिकल्ट एज क्लाइंबिंग अ हिल टॉप, ठीक है। तो वैसे यू कैन रिमेंबर थॉमस हिस्लॉप को हिल टॉप से यू कैन रिमेंबर, ठीक है। नाउ बैकग्राउंड ऑफ द वॉर्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ द मराठास। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ना 1761 में। इट हैड shattered मराठा यूनिटी, thus लीडिंग टू फैक्शनलिज्म एंड वीकेंड सेंट्रल कंट्रोल, ठीक है। ये हुआ आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देन देयर वाज अ राइज ऑफ द पेशवास, ठीक है। तो पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं वहाँ पे, है ना। So they had become the de facto ruler in the 18th century, and this office was first formalized by Chhatrapati Shivaji in 1674, ठीक है। Under Chhatrapati Shahu, the post became hereditary in nature, thus shifting real power from the king to Peshwa. So king was not as powerful as was the Peshwa, ठीक है। and किसके अंडर ये हुआ था फॉर्मलाइज पेशवा सिस्टम? छत्रपति शिवाजी, ही इज़ वेरी फेमस, इनके अंडर हुआ था फॉर्मलाइज। और छत्रपति शाहू के अंडर इट बिकेम अ हेरिडिटरी सिस्टम, ठीक है। देन की पेशवास कौन से थे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज बालाजी विश्वनाथ, है ना, बालाजी विश्वनाथ थे, बस पहले नाम देख लेते हैं। फिर बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव, बाजीराव का शायद मूवी भी था ना एक, हाँ, तो उससे लर्न कर सकते हो। फिर माधवराव वन, ठीक है। एंड देन वी हैव बाजीराव टू, ठीक है। तो दीज वर द मेजर पेशवाज, सबसे इम्पोर्टेंट वाले क्या है? बाजीराव खुद ही तीन है, एक बाजीराव वन है, एक टू है और एक बालाजी बाजीराव है। उसके अलावा देर इज बालाजी विश्वनाथ एंड माधवराव वन, ठीक है। नाउ वी लुक एट दिस। Balaji Vishwanath was the first hereditary Peshwa. He had consolidated Maratha power and secured Chhatrapati Shahu's release, ठीक है। तो फर्स्ट हेरिडिटरी पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, ही वॉज हेरिडिटरी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है बाजीराव वन, ही वॉज अ मिलिट्री जीनियस, एक्सपेंशन करा था इन्होंने काफ़ी सारा मालवा गुजरात बुंदेलखंड रीजन में। देन बालाजी बाजीराव, ही, इनके अंडर द मराठा पावर हैड पीक्ड, ठीक है। इनके अंडर वही हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, है ना, 1761 में। एंड ही received a catastrophic setback during this war, ठीक है। देन माधवराव वन, यहाँ पे he was responsible for the post Panipat revival and authority was stabilized under him. Then Bajirao too, he had represented a weak leadership and he suffered a defeat in the third Anglo-Maratha war, ठीक है, and that had marked the end of Peshwa rule, ठीक है।
सो ये देख लिया हमने. नेक्स्ट वी लुक एट मराठा कॉन्फेडरेसी. सो दे वर स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया. ठीक है. सो एक तो कन्फेडरेट स्टेट था जिसमें पेशवा और पावरफुल चीफ्स होते थे. ठीक है. देन वी हैड पेशवा. पेशवा वाज एट पुणे, है ना, पूना में थे वो. ठीक है. एंड इट वाज द नॉमिनल हेड. देन सिंधिया थे. सिंधियाज देवर इन ग्वालियर, है ना, और नॉर्दर्न इंडिया. होलकर इंदौर में थे, मालवा रीजन में. भोसले. भोसले इज इन नागपुर. ठीक है, सेंट्रल इंडिया, है ना. और लास्ट में क्या है, गायकवाड़. गायकवाड़ कहाँ पे, बड़ौदा, गुजरात. ठीक है. सो दिस इज इजी टू रिमेम्बर. देखो, सिंधिया का आपको पता ही होगा, वो एक फेमस पॉलिटिशियन है ना. क्या नाम है उनका, पता नहीं. ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना, ऐसे कुछ नाम है. सो ही इज़ फ्रॉम ग्वालियर, सो दैट वे यू कैन रिमेम्बर दिस. फिर होलकर. होलकर इंदौर, वहाँ पे देवी अहिल्याबाई होलकर वॉज अ फेमस रूलर, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे, तो शी इज़ फ्रॉम इंदौर. देन भोसले. भोसले आपको पता होगा, एक सरनेम है, महाराष्ट्र में यूज़ करते हैं, है ना. सो दैट वे यू कैन रिमेम्बर कि वो नागपुर से. देन लास्ट है गायकवाड़. गायकवाड़ में जी है और गुजरात में भी जी है. सो दैट वे यू कैन लिंक कि गायकवाड्स वर फ्रॉम बड़ौदा, गुजरात. ठीक है. नाउ ब्रिटिश एंट्री इनटू मराठा पॉलिटिक्स देखते हैं. सो ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड मराठा फ्रैगमेंटेशन टू रेप्लिकेट क्लाइव्स बंगाल मॉडल ऑफ कंट्रोल. सो दे वांटेड टू डिवाइड एंड रूल करके कि एक दूसरे में लड़ाई करा देते हैं इनकी. देन दे विल सपोर्ट वन पार्टी एंड अल्टीमेटली try to overtake the entire region, है ना. So succession disputes were taking place, and that was one reason why the English were able to interfere. Now first of all we look at the first Anglo-Maratha war, है ना. इसके टाइम पे क्या हुआ था, पेशवा माधव राव वन had died, and he had a weak successor, नारायण राव. ठीक है. और उनका भी असैसिनेशन हो जाता है, allegedly by रघुनाथ राव. एंड देयर वाज अ सक्सेशन डिस्प्यूट व्हिच टुक प्लेस. फिर भारभाई काउंसिल वाज इंस्टॉल्ड. नहीं, भारभाई काउंसिल करके एक होता था. दे हैड इंस्टॉल्ड माधव राव टू एज द पेशवा, एंड दैट टू अंडर नाना फडनवीस. ठीक है. सो माधव राव टू वॉज, सिंस ही वॉज एन इन्फेंट, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो नाना फडनवीस वॉज द एक्चुअल पर्सन बिहाइंड द इंटायर थिंग, है ना. फिर जो रघुनाथ राव थे, ही सॉट ब्रिटिश सपोर्ट बिकॉज उनको हटा दिया था, है ना. उसके बाद में ट्रीटी ऑफ सूरत टुक प्लेस इन 1775 एंड ब्रिटिश इंटरवीन्ड. ठीक है. तो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ है, माधव राव वन थे, उनका ही हैड डाइड. फिर ही हैड अ वीक सक्सेसर, नारायण राव, जिनको रघुनाथ राव ने असैसिनेट कर दिया. ठीक है. तो रघुनाथ राव को फिर आने नहीं दिया थ्रोन पे. इंस्टेड माधव राव टू, वो वॉज अ वेरी स्मॉल बेबी, उनको डाल दिया थ्रोन पे. एंड ही वॉज बीइंग गाइडेड बाय नाना फडनवीस. गाइडेड मतलब वो डी फैक्टो थे, वो तो डी फैक्टो रूलर वॉज नाना फडनवीस. ठीक है. रघुनाथ राव सॉट ब्रिटिश सपोर्ट बिकॉज ही वांटेड द, मतलब ही वांटेड टू बी द पेशवा. ठीक है. सो ब्रिटिश सपोर्ट मांगा, सो दैट इज़ वाई द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस. ठीक है. तो कोर्स ऑफ द वॉर देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 1775 में ब्रिटिशर्स स्टार्टेड सपोर्टिंग रघुनाथ राव, है ना, एंड दे एडवांस टूवर्ड्स पूना एंड मराठा रेजिस्टेंस हार्डन्ड. देन बैटल ऑफ वडगांव हुआ था. Here, the British forces were surrounded and defeated by the Marathas. ठीक है. Then एक treaty of वडगांव हुआ था, where British agreed to relinquish whatever they had gained in the past year or so, जितना भी 2-3 साल में. ठीक है. Then 1781 में Britishers rejected the terms of the Vadgaon Treaty. ठीक है. And therefore there was renewed fighting under Warren Hastings. देन केम द ट्रीटी ऑफ सालबाई, है ना. यहाँ पे क्या हुआ, जो माधव राव टू था, ही वॉज रिकग्नाइज्ड एज अ पेशवा. रघुनाथ राव वॉज पेंशनड, ही वॉज सेंट अवे, एंड पीस, दिस लेड टू पीस फॉर अराउंड 20 years or so.
एंड दिस मार्क्ड द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ सालबाई के अंडर ही सॉरी द फर्स्ट मराठा वॉर हैड एंडेड। ठीक है, एंग्लो मराठा। नाउ जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ही हैड रिजेक्टेड द वडगांव ट्रीटी एंड ही had launched various counter offensives. ठीक है, in Ahmedabad, Bassein, Gwalior, Sipri, all of these places were captured, and then they led peace talks. Peace talks were led by Scindia, and this had led to the Treaty of Salbai. ठीक है, तो ये वाटगांव ट्रीटी को रिजेक्ट किया इन लोगों ने, तो फिर ये हुआ, फिर से फाइटिंग हुआ, एंड ब्रिटिशर्स देन हैड टू साइन अ ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, इसमें इसमें कुछ नहीं है लर्न करने का। देन ट्रीटी ऑफ सालबाई की प्रोविजंस देख लेते हैं। सालसेट was retained by the British. All territories gained after Purandar were restored to Marathas, that is after 1776. Then Fateh Singh Gaikwad, he retained the Gujarat territories under the Peshwa. British withdrew support to Raghunath Rao. So earlier they were supporting him है ना Treaty of Surat के अंडर, but they withdrew support and granted him pension और उनको भेज दिया अलग से। British trade privileges were restored as before. Peshwa was barred from alliances with other European powers. ठीक है, then allies had to maintain peace. Then Mahatji Scindia was acted as a he had acted as a guarantor for the treaty. ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। महादजी सिंधिया हमने पहले भी देखा ही था यहाँ पे कि महादजी सिंधिया वॉज इन्वॉल्व इन दिस वॉर। ठीक है, सो ही वॉज अ गारंटर ऑफ द ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, सो फर्स्ट ट्रीटी क्या है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की ट्रीटी ऑफ सालबाई। तीनों की लिख लेते हैं क्या क्या थी। सेकेंड की क्या है ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ बेसेन। ठीक है, और फिर लास्ट वाले में तो इनका डिफीट हो गया था, तो देयर इज नो ट्रीटी। थोड़ा बहुत ट्रीटी ऑफ मतलब रीजनल ट्रीटीज थी, पर उनको विल सी बाद में। दीज आर द मेन टू ट्रीटीज। ठीक है, सालबाई एंड बसीन। सो सालबाई फिर बा से बसीन। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ये वाले बा को आगे कंटिन्यू करके बसीन बन गया, है ना। और इसमें बस इतना ही है। नाउ वील मूव टू द सेकेंड मराठा वॉर। ठीक है, इसमें लर्न करने का देखो यही था, सालसेट को याद रखना, और 1776 के बाद के सारे वर रिस्टोर्ड टू मराठास। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इजंट मच टू रिमेंबर फ्रॉम हियर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सो क्या हुआ था, डेथ ऑफ माधवराव टू, और माधवराव नारायण भी बोलते हैं माधवराव, ही वॉज अर्लियर द इन्फेंट, है ना, जिनको थ्रोन पे लाए थे, तो ही डाइड पहले ही। ठीक है, पेशवा बाजीराव टू was weak and insecure, so he had a conflict with the Holkars, है ना, and he was defeated at Pune. Then there was a flight of Peshwa to Bassein. The Treaty of Bassein हुआ था, and he accepted subsidiary alliance. ठीक है, फिर जो मराठा chiefs थे सिंधिया एंड भोसले, they opposed British interference and this led to the outbreak of war. ठीक है, नाउ वील सी दिस कोर्स ऑफ द वॉर। देखते हैं, सबसे पहले 1802 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ बसीन। दिस वॉज साइंड बाय पेशवा बाजीराव टू, एंड वही ब्रिटिश इंटरवेंशन एंड मराठा अफेयर्स होने लग गए फिर उसके बाद। देन मराठा चीफ्स जो थे सिंधिया एंड भोसले, दे रेजिस्टेड दिस इंटरवेंशन, ब्रिटिश इंटरफेरेंस। ठीक है, एंड दिस रिजल्टेड इन एन मिलिट्री ऑफेंसिव। मेजर ब्रिटिश विक्ट्रीज वर देयर एट असाई एंड लसवारी। ठीक है, अंडर ऑर्थर वेलेस्ली। देन भोसले गॉट डिफीटेड, और फिर ट्रीटी ऑफ देवगांव हुआ भोसले के साथ में। एंड देन अगेन सिंधियाज ऑल्सो गॉट डिफीटेड, उनके साथ में ट्रीटी ऑफ सूरजी अंजनगांव हुआ। ठीक है, फिर जो होलकर थे वो भी सबड्यू कर दिया गए, एंड ट्रीटी ऑफ राजघाट वॉज साइंड हियर, एंड दिस हैड लेड टू द एंड ऑफ द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, सो जो ट्रीटी ऑफ बसीन था, इट वॉज अ मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर ब्रिटिश
because under that Bajirao too had accepted कि British had powers to intervene in their own affairs, in the affairs of the Marathas. ठीक है. And in fact British troops also got positioned at Pune, है ना. So rapid military deployment भी उन लोगों ने कर लिया, so that gave them a very strong position in this war, है ना. And power decisively tilted to the British, paving the way for British paramountcy. ठीक है. तो ये हो गया. इसमें लर्न ये 3 करना पड़ेगा हमको. फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू रिमेंबर द भोंसले का क्या था, ट्रीटी ऑफ देवगांव था, है ना. देन वी हैव सिंधिया ट्रीटी ऑफ सूरजी अंजनगांव, और लास्ट में क्या है, ट्रीटी होलकर्स के साथ में राजघाट. इनको कैसे लर्न करेंगे, देखो भोंसले, भोंसले कहाँ पे, महाराष्ट्र में, है ना, नागपुर. तो इसको कैसे लर्न करेंगे, वहाँ पे डिओड्रेंट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं. बस ऐसे लर्न करने के लिए कर लो कि नागपुर और महाराष्ट्र में डिओड्रेंट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो डिओ से देवगांव हो जाएगा. ठीक है. भोसले ट्रीटी ऑफ देवगांव. देन सिंधिया, सिंधिया है, सिंधिया का एस से सूरजी अंजनगांव लर्न कर सकते हो, एस एस. ठीक है. तो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. देन लास्ट है होलकर, होलकर के लिए ट्रीटी ऑफ राजघाट. सो होलकर कहाँ है, इंदौर में. इंदौर में देर, इंदौर नहीं, एमपी में है ना, मतलब एमपी में देर इज़ ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ जैसा कुछ नाम है उसका, है ना. तो उससे यू कैन लिंक कि दैट इज़ ऑल्सो इन एमपी. और ट्रीटी ऑफ राजघाट कहाँ पे हुआ, इट वॉज इन, इट वॉज विद द होलकर्स. ठीक है. राजगढ़, लेट मी जस्ट चेक व्हाट द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट इज. राजगढ़, राजगढ़ इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन एमपी. उससे राजघाट लर्न कर लो आप. ठीक है. नेक्स्ट आउटकम और सिग्निफिकेंस तो हमने देख लिया. ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ था, दैट वाज अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री. और बस इतना ही लर्न करना है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, है ना. सो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी केम अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स. ये कौन से हेस्टिंग्स है, फ्रांसिस हेस्टिंग्स. ठीक है. यहाँ आई विल जस्ट राइट इट डाउन. दिस वाज लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स, नॉट दूसरे वाले. वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, फ्रांसिस हेस्टिंग है. ठीक है. मोयरा, मोयर भी बोलते हैं इनको, ऊपर देखा हमने, है ना. नाउ पिंडारी menace was used as a pretext for bringing everyone under paramountcy. ठीक है. कोहर्सिव ट्रीटीज करे काफ़ी सारे मराठा chiefs के साथ, and that is why पेशवा बाजीराव he led an uprising in 1817 because the Britishers were interfering very much, plus their treaties were also very coercive, so that is why he led an uprising against them. ठीक है. इससे क्या हुआ, देयर वाज कोऑर्डिनेटेड ब्रिटिश मिलिट्री एक्शन विच लेड टू द डिफीट ऑफ मराठास. द पेशवाशिप वाज अबॉलिश्ड, है ना. एंड मराठा के जो टेरिटरीज थे दे वर ऑल्सो एनेक्स्ड. एंड बस इतना हुआ. ठीक है. कोर्स ऑफ वॉर देख लेते हैं. पेशवा हैड अटैक्ड द ब्रिटिश रेजिडेंसी एट पुणे, है ना. फिर आपा साहिब जो थे, ही वॉज भोसले थे एज फार एज आई नो, यहाँ पे हमने पढ़ा था आपा साहिब भोसले, है ना. सो ही ऑल्सो अटैक्ड, किसको अटैक किया, ही अटैक्ड द ब्रिटिश एट नागपुर सिंस ही वॉज स्टेशन एट नागपुर. देन मराठा रेजिस्टेंस वीकेंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डीके एंड वेरी पुअर कोऑर्डिनेशन. भोसले जो नागपुर में थे और सिंधिया ग्वालियर, दे वर अनेबल टू सपोर्ट द पेशवा इफेक्टिवली. ठीक है. द ब्रिटिशर्स ऑल्सो ब्लॉक्ड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज मराठास. वेरियस क्लैंस हैं मराठास की, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी नहीं होने दी उन्होंने. एंड द रिवाइवल ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी वॉज दस प्रिवेंटेड बाय द ब्रिटिश. आउटकम क्या था, देयर वर डिसाइसिव डिफीट्स ऑफ मराठास एट खिरकी, सीताबुल्दी, महिदपुर, and therefore they were very there were a lot of treaties which took place. First of all we have the treaty of Pune, है ना. ये किसके साथ हुआ था, जून जून 1817 में हुआ था विद पेशवा. ठीक है. देन ट्रीटी ऑफ ग्वालियर हुआ विद सिंधियाज. ट्रीटी ऑफ मंदसौर हुआ विद होलकर. मंदसौर कहाँ है, इंदौर के पास में ही. सो एज यू कैन सी पेशवा कहाँ है, पूना में है, तो वहीं पे उन्होंने ट्रीटी कर लिया उनके साथ. ठीक है.
देन ग्वालियर में कौन है, सिंधियास, तो उनकी ट्रीटी वहीं उसी नाम से, ग्वालियर ट्रीटी ऑफ ग्वालियर से। ठीक है, देन वी हैव होलकर। होलकर कहाँ पे, इंदौर में। सो इंदौर वगैरह के एमपी में है ना, एमपी में ही देर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट नोन एज मंदसौर। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट या सिटी बोल सकते हैं, ठीक है, एमपी में ही है। सो ट्रीटी ऑफ मंदसौर विद द होलकर्स। ठीक है। नाउ जून 1818 में क्या हुआ, बाजीराव टू हैड सरेंडर्ड एंड पेशवाशिप वॉज फाइनली अबॉलिश्ड। ठीक है। मराठा कॉन्फेडरेसी जो थी दैट वॉज देन डिसॉल्व्ड एंड बाजीराव टू वॉज पेंशन एट बिथुर नियर कानपुर, उनको ऐसे पेंशन दे के भेज दिया। प्रताप सिंह वॉज इंस्टॉल्ड एज अ रूलर ऑफ सतारा ना, सतारा करके जगह थी, इट वॉज अ माइनर प्रिंसली स्टेट, और उधर प्रताप सिंह वॉज इंस्टॉल्ड। नाउ इफ़ यू रिमेंबर वी हैड लर्न अर्लियर कि सतारा में सबसे पहले वो हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो वो भी याद रखना है, हमने ऊपर ही पढ़ा था। आई जस्ट शो इट टू यू इन द अर्लियर चैप्टर, आई थिंक वी हैड रेड अबाउट दिस। लेट मी जस्ट चेक। नहीं यहाँ नहीं है, कहाँ पे है, पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सो वी हैड रेड कि सतारा में, अच्छा इसी के बाद होगा आई थिंक, वुड्स डिस्पैच, ये एजुकेशन हो गया। हाँ, ये ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन प्रिंसली स्टेट्स में होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ सतारा में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग ना। नाउ वील मूव बैक टू द अर्लियर थिंग, ये हो गया ना। हाँ, ये याद रखना कि प्रताप सिंह, जिनका बहुत प्रताप, प्रताप मतलब शायद ब्रेव को बोलते हैं, या प्रताप होना मतलब बहुत चांग होना किसी में। ठीक है, सो प्रताप सिंह वॉज इंस्टॉल्ड एज द रूलर ऑफ सतारा। ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट द एंग्लो सिख वॉर। सो एंग्लो मराठा हो गया, अभी इसमें वी हैव लर्न ये सब है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं एंग्लो सिख वॉर्स। दीज वर फ्रॉम 1845 टू 1849। ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, 1847 के आसपास हो रहा है ये सब कुछ। सो दैट इज 10 years बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या लिखा है इसमें, एंग्लो सिख वॉर्स वर फॉट बिटवीन द सिख एम्पायर्स एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, thus resulting in the fall of Sikh power and the British annexation of Punjab. ठीक है, their outcome ended one of the largest major independent Indian states before the revolt of 1857. ठीक है, इतना ही है इसमें। Now we'll start reading this. तो background trigger क्या था, सबसे पहले जो रंजीत सिंह थे, ही वॉज अ वेरी important ruler of the Sikh dynasty. He had died. ठीक है, दिस लेड टू अ लॉट ऑफ सक्सेशन डिस्प्यूट्स, फैक्शनलिज्म होने लग गया, वीक रूलर्स वो केम अप। ठीक है, एंड आर्मी का जो लीडरशिप था दैट वाज अंडरमाइंड बाय ट्रेचरी। सो ट्रेचरी वाज डन बाय लाल सिंह, तेजा सिंह, ये सब है ना। देन ब्रिटिश एक्सपेंशन रीच, दस अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो हो ही रहा था एक साइड में, दूसरी साइड में ब्रिटिश वर ऑल्सो एक्सपैंडिंग। सो एज दे वर एक्सपैंडेड दे रीच्ड सतलुज, सतलुज फ्रंटियर में पहुंच गए। ठीक है, एंड दिस लेड टू द एस्केलेशन ऑफ टेंशंस। ठीक है, और फिर जो ब्रिटिश स्ट्रैटेजी है, इट शिफ्टेड टू एक्सप्लॉइटिंग इंटरनल स्टेबिलिटी ओवर डायरेक्ट एग्रेशन। ठीक है, ये हुआ था। नाउ वी लुक एट द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर भी देख लेंगे। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में क्या हुआ था, बैकग्राउंड क्या है, this had taken place under the political chaos after Ranjit Singh's death, है ना, and Sikh army had crossed Satluj. ठीक है, सो ये ऐसा हुआ था कि रंजीत सिंह had died and there was a lot of chaos, है ना, succession disputes, and Britishers were also expanding up till Satluj. So what did Sikh army do? They crossed Satluj
एंड देयरफॉर ब्रिटिशर्स को लगा कि दे स्टार्टेड गेटिंग थ्रेटन्ड सिंस दे हैव कम ऑन दिस साइड। ठीक है, सो दिस ट्रिगर्ड अ वॉर, है ना। अभी इसमें देयर वर अ लॉट ऑफ वॉर्स व्हिच टुक प्लेस। सबसे पहले वी हैड द बैटल ऑफ मुदकी, यहाँ पे ब्रिटिश का विक्ट्री हुआ था। फिर बैटल ऑफ फिरोज शाह हुआ अगेन 1845 में। दिस लेड टू हेवी लॉसेस ऑफ ब्रिटिश हु barely managed to secure the victory। फिर बैटल ऑफ आरी वॉल, यहाँ पे सिख वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश लेड बाय सर हैरी स्मिथ। देन बैटल ऑफ सोब्राउन 1846, यहाँ पे सिख का जो रेजिस्टेंस था इट वाज ब्रोकन, लीडिंग टू द ऑक्यूपेशन ऑफ लाहौर बाय द ब्रिटिश अगेन। ठीक है, सो दीज वर द फोर वॉर्स विच टुक प्लेस इन द, सॉरी, फोर battles which took place in the first Anglo-Sikh war। ठीक है, देखो बैटल ऑफ मुडकी, मुडकी में ब्रिटिश विक्ट्री हुआ था। इसको लर्न कैसे करेंगे? मुडकी लर्न करना है, फिरोज शाह लर्न करना है, आलीवाल और सोब्राम, है ना। ऑल ऑफ दीज वी हैव टू लिंक विद द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। और उसके अलावा बैटल ऑफ रामनगर, चिलियावाला हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन वंस। बैटल ऑफ गुजरात, ऑल ऑफ दीज वर इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, सो वी विल हैव टू रिमेंबर दिस। सो कैसे लर्न करेंगे? देखो बैटल ऑफ मुडकी, मुडकी को फर्स्ट टर्म से वन से लर्न करना है ना, MFAS AFMS। ठीक है, AFMS से लर्न कर लो इसको। AFMC का आपको पता होगा, AFMC पुणे, वहाँ पे एम्स, मतलब इट इज़ अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। सो उसके बारे में पता होगा तो उससे आप यू कैन लिंक AFMS एंड रिमेंबर दिस। ठीक है, सो AFMS मतलब वो वहाँ पे फर्स्ट, जो लोग फर्स्ट आते हैं ना कॉलेजेस में तो वो लोग जाते हैं ऐसे। यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस कि जो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट आते हैं जो हर जगह, उन्हीं दोज गेट इनटू AFMS। ठीक है, सो AFMS में क्या क्या है? आलीवाल, फिरोज शाह, मुदकी और सोबराओं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या क्या लर्न करना है? CRG, RCG। ठीक है, RC, हाँ ये कर लो RCG। RCB करके कोई IPL की टीम है ना, तो उससे RCG लर्न कर लो। और ऐसे आप एज्यूम करो कि वो हमेशा सेकेंड आते हैं, तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में है। ठीक है, RCG। ठीक है, सो इसको देखते हैं, आउटकम्स देख लेते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के। देयर वाज ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है, इन 1846 विच एंडेड द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड सिख आर्मी वॉज रिड्यूस्ड। महाराजा दिलीप सिंह was recognized as a ruler and Rani Jindan was recognized as a regent. Kashmir was transferred to Gulab Singh for 75 lakh rupees। ठीक है, तो ये याद रखना, कश्मीर में ट्यूलिप्स काफ़ी सारे होते हैं, है ना, ट्यूलिप्स काफ़ी होते हैं, तो इन्होंने गुलाब सिंह नाम रखा था, ट्यूलिप सिंह ने रखा गुलाब सिंह। ठीक है, तो कश्मीर वॉज विद गुलाब सिंह। Maharaja Dilip Singh was the ruler of the Sikhs, but maybe he was very small, so Rani Jindan was the regent। ठीक है, तो कैसे लर्न करेंगे? दुली, सो दिल से कर लो कि द ब्रिटिशर्स, उन्होंने दिल रख लिया एंड दे लेट महाराजा दिलीप सिंह बी द रूलर। ठीक है, एंड रानी जिंदन वॉज द regent। ठीक है, देन वी हैड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। Treaty of Amritsar was a follow-up treaty which recognized Gulab Singh as the ruler of Jammu and Kashmir। ठीक है, then we have the Treaty of Bhairovwal 1846 में, है ना। इसमें क्या हुआ? रानी जिंदन was deposed and was placed and a British resident was placed in charge of Lahore। ठीक है, तो इनको कैसे कैसे लर्न करोगे? लाहौर तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा, लाहौर वॉज अ प्रोमिनेंट सिटी इन अनडिवाइडेड पंजाब। ठीक है, उसके बाद में ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर भी अभी बहुत प्रोमिनेंट जगह है ना सिख्स के लिए, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में जम्मू कश्मीर की बात करें एक्चुअली। देन ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, मतलब कि आप ऐसे लर्न करो कि इनको भय नहीं था किसी भी चीज़ का। दे डिपोज्ड रानी जिंदन एंड उसकी जगह, उनकी जगह ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज प्लेस्ड इन चार्ज। ठीक है,
नाउ वील मूव टू द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर. ठीक है. सो बैकग्राउंड क्या है, पोस्ट ट्रीटीज अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट ग्रू बिकॉज दे वर हैविंग टू, एक तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया था ब्रिटिश का, सो दे वर इंटरफेयरिंग इन देयर अफेयर्स. सो दैट इज़ वाई पोस्ट द ट्रीटीज अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट ग्रू. देन there were revolts at Multan and Hazara. ठीक है. And various British officers were killed, and thus Britishers arrived at the decision to eliminate the remaining Sikh sovereignty. ठीक है. तो ये उन्होंने डिसीजन लिया. कहाँ कहाँ पे हुआ था रिवोल्ट, मुल्तान एंड हज़ारा पे. ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस प्रॉपरली, है ना. रिवोल्ट्स एट मुल्तान एंड हज़ारा टुक प्लेस. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं कोर्स ऑफ द वॉर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड बैटल ऑफ रामनगर 1848 में. देन बैटल ऑफ चिल्यांवाला, है ना. उसके बाद में बैटल ऑफ गुजरात हुआ था. तो ये हमने CGR RCG करके रन किया था. ठीक है. सो रामनगर में क्या हुआ, फर्स्ट मेजर क्लैश अंडर सर होग हग हगगोग एंड इनडिसाइसिव था ये वाला वॉर. ठीक है. चिल्यांवाला was an extremely bloody war. There was no clear victor and Sikh valor was evident. Then Battle of Gujarat में British had they won, है ना, near Chenab, and Afghan allies were expelled. Sikh resistance collapsed. ठीक है. So Punjab finally got annexed by Lord Dalhousie then 1949 में. ठीक है. आउटकम क्या था इन सब चीज़ों का, सिख एम्पायर गॉट एबॉलिश्ड. महाराजा दुलीप सिंह हु वाज द स्मॉल रूलर पहले, है ना, ही वाज डिपोज्ड टू इंग्लैंड. रानी जिंदन वाज एक्साइल्ड एंड पेंशनड ऑफ. जो कोहिनूर डायमंड था दैट वाज टेकन बाय द ब्रिटिश क्राउन. ठीक है. तो यहाँ से उन्होंने लिया था कोहिनूर. ठीक है. देन सर जॉन लॉरेंस वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब. क्या नाम है, जॉन लॉरेंस. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस लॉ, इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ विद इन पंजाब दे अपॉइंटेड सर जॉन लॉरेंस. ठीक है. देन वी हैव ब्रिटिश कंट्रोल वाज एक्सटेंडेड टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड दिस कंप्लीटेड द प्री 1857 एक्सपेंशन. ठीक है. तो इसमें बस लर्न करने का हमने पहले ही कर लिया था, RCG कर लिया था पहले ही. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, ये कर लो सर हग गोग, अगर इफ़ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन. ठीक है. बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट बस दिस मच शुड डू. ठीक है. सर जॉन लॉरेंस भी हमने लर्न कर लिया है ना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. And that is all. Now we'll look at the judicial system in British India. ठीक है. So before starting that I'll just check if you have left any questions earlier. नहीं, हमने questions कर लिए ना सारे. ठीक है. So we'll move to the next topic, that is the judicial system in British India. So जो British थे, they had established a new judicial system through a hierarchy of civil and criminal courts. ठीक है. एंड दिस वॉज इनिशिएटेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स एंड स्टेबलाइज्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस थ्रू वेरियस रिफॉर्म्स. सो नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस. वी लुक एट दिस क्वेश्चन आफ्टर वी हैव स्टडीड द थ्योरी. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड द अदालत सिस्टम, फिर सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा बना, फिर कॉर्नवालिस के जुडिशियल रिफॉर्म्स केम, लॉ कमीशन स्टार्टेड कमिंग, हाई कोर्ट्स एक्ट आया, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, then Federal Court of India and Privy Council. So we'll start with the Adalat system of 1772. So 1773 में, if I'm not wrong, we had the Regulating Act. ठीक है. उससे एक साल पहले अदालत सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस. ठीक है. सो ये है रेगुलेटिंग एक्ट, है ना. एंड इसके 1 year बिफोर दिस अदालत सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, है ना. इसको देखते हैं. दे हैड एस्टैब्लिश्ड द दीवानी अदालत एंड फौजदारी अदालत. ठीक है. दीवानी अदालत इज सिविल एंड फौजदारी अदालत इज क्रिमिनल कोर्ट. ठीक है. ये दोनों हैं. इनके अपील्स कहाँ जाते थे, सद, देखो इसको फौज, फौज मतलब कि आर्मी, है ना. आर्मी इज रिलेटेड टू वायलेंस, और फिर क्राइम से भी ऐसे रिलेट कर लो. ठीक है.
दीवानी इज सिविल। अपील्स किधर जाते थे? सादर दीवानी अदालत ऑफ कैलकटा या सादर निजामत अदालत ऑफ मुर्शिदाबाद। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। सदर सदर होगा शायद, है ना। सदर दीवानी अदालत कैलकटा और सदर दीवानी निजामत अदालत ऑफ मुर्शिदाबाद। देन अंडर इट पर्सनल लॉज वर ऑल्सो अप्लाइड. Company officials served as the judges of the adalats. So this you should be knowing. It served as the first structured company judicial system in British India. So adalat system was the first judicial system. ठीक है, who was the architect? Warren Hastings, since he was the governor general back then. ठीक है, इसमें लर्न क्या करना है हमें? एक तो दीवानी और फौजदारी पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एपेलेट मैकेनिज्म था, एपेलेट इंस्टीट्यूशन से उनके नाम, सदर दीवानी अदालत कलकत्ता का और सदर निजामत अदालत ऑफ मुर्शिदाबाद, है ना। तो देखो इसमें जो सदर निजामत अदालत की बात करें, दैट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट फॉर अपील फॉर क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट हो गया, और जो दीवानी अदालत है हाईएस्ट सिविल कोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जगह कैसे लर्न करेंगे? कैलकटा हमें पता है ये उनका सेंटर था, वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटीज अंडर द ब्रिटिश, है ना। मुर्शिदाबाद कैसे लर्न करोगी? मुर्शीद। सो ये किससे लिंक्ड है? क्रिमिनल कोर्ट से, है ना, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील से। तो क्या होता है? रिमोर्स फेस करते हैं कोई क्रिमिनल एक्ट करने के बाद सब लोग मतलब जिसने भी करा है, दे फील अ लॉट ऑफ रिमोर्स कि क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था ये सब। ठीक है, तो रिमोर्स, मॉर्स से मुर्शिदाबाद लर्न कर लो। ठीक है, नाउ बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा ऑफ 1774. This was established under the Regulating Act of 1773. ठीक है, so this is important to know. The Supreme Court applied English law and had jurisdiction over British subjects. ठीक है, the Supreme Court had jurisdiction in Bengal, Bihar and Orissa. BBO में था। Later, Madras, Bombay Supreme Courts were also established in 1801 and 1823. So we'll have to learn this years also. ठीक है, तो पहले जो हमारा वहाँ वाला था कैलकटा वाला, उसके jurisdiction में बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, all of these three used to come. BBO. ठीक है, देन लेटर ऑन अलग से कैलकटा और मद्रास के लिए अलग से बनाया गया था। इन केसेस इसमें देखो ईयर कैसे लर्न करेंगे? 1774 का तो लर्न हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में आया। देन 1801 और 1823, तो इसको 25 ईयर्स के गैप पे हैं दोनों। देखो 1775 में अप्रोक्सीमेटली वी हैड द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा, है ना। उसके बाद में 10 ईयर नहीं, कितना, 25 ईयर्स लेटर 1800 में वी हैड क्या है, मद्रास एंड बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे वो आ जाएगा शायद, मद्रास वन विल कम फर्स्ट, मद्रास का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये हो गया 1800 में। एंड आफ्टर दैट इन 1825 मान लो अप्रोक्सीमेटली, वी हैड द सुप्रीम कोर्ट एट बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे का सुप्रीम कोर्ट वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, ये हो गए, दीज आर द मेजर 3 सुप्रीम कोर्ट्स। नाउ इन केसेस एक्सीडिंग 4000 रुपीज़, अपील्स लाई टू द लंदन प्रिवी काउंसिल। ठीक है, तो अगर 4000 रुपीज़ से ज़्यादा का केस है, सो दे विल बी अपीलिंग टू द लंदन का प्रिवी काउंसिल। लंदन में होगा ये शायद, है ना। नाउ कन्फ्लिक्ट विद कंपनी कोर्ट्स, अदालत एंड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल था, they created dual judiciary, so supreme courts and sadar adalats as well. So this thing you need to remember कि dual judicial system बन गया था with supreme courts as well as the sadar adalats in there. ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट कॉर्नवालिस का जुडिशियल रिफॉर्म्स। ये 1780s से 1790s के बीच में हुआ था, एंड देयर वाज अ फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। So the reforms separated revenue
फ्रॉम द जुडिशरी। ठीक है, इसको कॉर्नवालिस कोड बोलते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेपरेट मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी या सेपरेशन ऑफ पावर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो किसने किया ये? कॉर्नवालिस ने, है ना। तो कैसे लर्न करोगे? ही वॉज ईटिंग कॉर्न और उनको फिर एक आइडिया आया, कॉर्न खाते हुए ही हैड एन आइडिया दैट बोथ ऑफ दीज थिंग्स शुड बी सेपरेटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर मतलब दैट जस्टिस इज कैरिड आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, नाउ वी हैव सिविल कोड्स। सिविल कोड्स वर रीऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, यूरोपियंस were not subject to Indian courts, and jurisdictional complexities also existed. They abolished district फौजदारी courts as well. ठीक है, तो ये याद रखना है कि सिविल कोर्ट्स को रीऑर्गेनाइज कर दिया था और यूरोपियंस वर नॉट सब्जेक्ट टू इंडियन कोर्ट्स। जुरिस्डिक्शनल कम्प्लेक्सिटीज़ काफ़ी सारे थे और जो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स थे उनको भी अबॉलिश कर दिया कॉर्नवालिस ने। देन they established European judged circuit courts at Calcutta, Dhaka, Murshidabad and Patna for civil and criminal appeals। ठीक है, तो और जो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स वगैरह थे वो तो हटा दिए इन्होंने और बाकी भी रीऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, बट व्हाट दे डिड वाज ये एक यूरोपियन जज्ड सर्किट कोर्ट्स दे ब्रॉट इन टू बीइंग। ये याद रखना कि अंडर कॉर्नवालिस ओनली दिस हैड हैपेंड कि यूरोपियंस वर नॉट सब्जेक्ट टू इंडियन कोर्ट्स। उनके लिए देयर वुड बी एन अनदर जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, यूरोपियंस के लिए, है ना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, एंड व्हाट एल्स? दे एस्टैब्लिश्ड, हाँ ये हो गया ना, यूरोपियन जज्ड सर्किट कोर्ट्स एट कौन सा कैलकाटा में तो करेंगे। ढाका इज़ ढाका बांग्लादेश में है, वही बंगाल एरिया में आ जाएगा। मुर्शिदाबाद इज़ अगेन इन वेस्ट बंगाल एंड पटना बिहार। तो सिविल और क्रिमिनल अपील्स के लिए सर्किट कोर्ट आ गए थे, है ना। सर्किट सर्किट में क्या चल रहा है ये सब सर्किट कोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लॉ कमीशन विच केम इन 1833 अंडर मकाउले, टीबी मकाउले, है ना। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर टू कोडिफाई इंडियन लॉज। इट इवेंचुअली रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, these were western derived codes of civil and criminal procedures and other law codes। ठीक है, then it laid the foundation of modern Indian laws। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए इसमें। टीबी मकाउले they codified Indian laws, Indian penal code was formed under him और वही मॉडर्न इंडियन लॉज का फाउंडेशन वॉज laid down under them। ठीक है, नाउ वील मूव टू द हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861। सो हाई कोर्ट्स एक्ट क्यों यूज़ कर रहे थे? टू अबॉलिश ओल्ड सुप्रीम कोर्ट्स। ओल्ड सुप्रीम कोर्ट्स को अबॉलिश करा एंड सदर अदालत इन द 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज जो पुराने सुप्रीम कोर्ट्स थे अलॉन्ग विद द सदर अदालत, ऑल ऑफ दीज वर अबॉलिश्ड। इनफैक्ट जो सदर अदालत थे उनको पहले ही अबॉलिश कर दिया था। अबॉलिश तो नहीं मतलब जैसे ये जो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट वगैरह देवर रिमूव्ड, है ना, अबॉलिश्ड। ठीक है, सदर अदालत को डुअल जुडिशरी यूज्ड टू एग्जिस्ट इवन इन 1774। इनफैक्ट उनको अबॉलिश 1861 में जाके किया था। ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर द ईयर? देखो ये वाला तो लॉ कमीशन वाला तो ये याद हो जाएगा। मकाउले कब थे? 1834 वगैरह में ना, जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था उसके आसपास ही मकाउले वॉज प्रेजेंट, है ना। हाई कोर्ट्स एक्ट कब आया? वो नहीं, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, फिर 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था शायद, है ना। सो ये सब इसके टाइम पे ही दिस हाई कोर्ट्स एक्ट आर ऑल्सो कम इन टू बीइंग wherein the Supreme Courts and Sadar Adalats were abolished। ठीक है, they established high courts at Calcutta, Bombay and Madras and they unified India's dual court systems। So dual court systems कब था हमारा? Regulating Act of 1773 के अंडर इट was
इन मोशन, है ना, मतलब इट एग्जिस्टेड अंडर दैट। ये डुअल जुडिशरी होता था सुप्रीम कोर्ट्स और सदर अदालत का, तो दैट वाज अबोलिश्ड। फिर एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब आया था? 1883-84 में। ठीक है, कब कैसे लर्न करेंगे? 1885 में कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, है ना, उसी के एक दो साल पहले वी हैड द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? लॉर्ड रिपन was central to the Ilbert Bill controversy because he supported and introduced the bill in 1883. ठीक है, so Lord Ripon is the central person when it comes to this, है ना, ये याद रखना है। इसमें क्या, he was in support of the bill। हुआ क्या था? दिस बिल हैड ट्राइड टू इंश्योर जुडिशियल इक्वालिटी। मतलब कि इसमें हुआ था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटाएंगे, एंड इंडियन जजेस, जो इंडियन ओरिजिन के जजेस थे, इवन दे कुड ट्राई यूरोपियन डिफेंडेंट्स, है ना, मतलब इंडियन जज हो सकता है, और जो जिन लोगों का केस है वो दे कुड बी यूरोपियंस आल्सो। ठीक है, सो दिस वाज ब्रॉट इन बाय लॉर्ड रिपन। हाउएवर अ लॉट ऑफ इट फेस्ड इंटेंस रेजिस्टेंस फ्रॉम द यूरोपियंस, और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट्स करे, एंड दैट इज़ वाई दिस बिल वाज डाइल्यूटेड क्वाइट अ बिट, है ना, काफ़ी अमेंडमेंट्स करे उसमें, एंड दीज प्रोविजंस वर रिमूव्ड। ठीक है, the amended version became law on 25th January 1884 as the Criminal Procedure Code Amendment Act 1884। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, है ना। तो अभी इसमें लर्न क्या करना है हमको? लॉर्ड रिपन, यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? रिप कर दिया। रिप मतलब फाड़ दिया, टीयर, ही टोर अबाउट, ही ट्राइड टू टीयर अपार्ट द the practices of racial discrimination। ठीक है, so he wanted to bring equality but he wasn't successful because काफ़ी इसका protests हुआ था। Then we'll be looking at the Federal Court of India। ठीक है, 1937 में आया था। So this came under the Government of India Act of 1935, है ना। This is an original and appellate jurisdiction, नहीं, they had original and appellate jurisdiction, एंड इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स का भी जुरिस्डिक्शन था इसके अंदर। ठीक है, तो स्टेट वर्सेस सेंटर या स्टेट वर्सेस स्टेट के डिस्प्यूट्स के लिए भी दे हैड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एंड दिस इज द प्रीकर्सर, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द प्रीकर्सर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है 1937 में बना था, दैट इज द प्रीकर्सर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल क्या है? इट इज़ द फाइनल एपलेट अथॉरिटी फॉर इंडिया, है ना। इट ऑपरेटेड फ्रॉम ब्रिटेन under the crown until 1949। So this is very important that this was operating until 1949। ठीक है, this is extremely important। 1949 तक था, मतलब कि 1 year before republic and 2 years after independence it was still there। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट we'll see civil services in British India, origin and evolution। ठीक है, इससे पहले ही क्वेश्चन, हाँ ये देख लेते हैं क्वेश्चन। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इम्पोजिशन ऑफ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस टू कैरी आर्म्स, नहीं। इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज़पेपर्स, नहीं है। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस imposed on Indian magistrates with regard to the trial of Europeans, हाँ दिस इज करेक्ट। ठीक है, फिर रिमूवल ऑफ ड्यूटी, ये सब नहीं है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। ये सिंपल क्वेश्चन ये बस पहले ही आते थे, अब नहीं आता है इतना सिंपल सवाल। ठीक है, नाउ वी लुक एट सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। सो इंडिया के जो सिविल सर्विसेज थे, दे had evolved from the administrative setup of the British East India Company, है ना। They gradually developed into a structured bureaucracy under the British rule। ठीक है, एवोल्यूशन ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इंट्रोडक्शन है बस। we'll directly start with the entire timeline, है ना। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, कितना है, अच्छा, we have the covenanted civil service, है ना, 1765 onwards this was brought in। ठीक है, now first of all we'll start with the covenanted civil services।
है ना। सो कॉवेनेंटल सिविल सर्विस कब स्टार्ट हुआ, 1765 ऑनवर्ड्स, दैट इज आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, हायर सिविल सर्वेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर द ones who had appointed the higher civil servants, ठीक है। And only Europeans were there in the services back then. They held key revenue, administrative and executive posts, thus forming the nucleus of later Indian civil service। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, है ना। कंपनी सर्वेंट्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, ठीक है। सैलरीज वर रेगुलराइज्ड टू रिड्यूस करप्शन, है ना। उसके अलावा इट मार्क्ड द फर्स्ट पार्लियामेंट्री अटेम्प्ट टू डिसिप्लिन द कंपनी ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज रेगुलेटिंग एक्ट वहाँ पे ब्रिटेन ने पास किया था, है ना। तो इट वॉज देयर फर्स्ट अटेम्प्ट टू रेगुलेट कंपनीज ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस रिफॉर्म्स 86 to 1793। So separation of powers करा, in fact he had done the separation of powers when it comes to judiciary as well, जुडिशियल और रेवेन्यू पावर्स को सेपरेट किया था उन्होंने पहले, एंड नाउ ही इज सेपरेटिंग ओवरऑल जुडिशरी और रेवेन्यू को अगेन सेपरेट कर दिया इन्होंने, ठीक है। सो कॉर्नवालिस, देखो कॉर्नफील्ड्स अगर आपने देखे होंगे तो उनके जो डिफरेंट रोज या कॉलम्स होते हैं उनके बीच में देयर इज अ बिग सेपरेशन गिवन, सो दैट द प्लांट्स गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू ग्रो प्रॉपरली, ठीक है। तो ये सेपरेशन जो दिया रहता है ना डिफरेंट कॉर्न रोज के बीच में, उससे यू कैन रिमेंबर सेपरेशन से सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। सो दिस विल बी इजी टू रिमेंबर। देन प्रमोशन कैसे होता था, बाय सीनियोरिटी एंड नॉट बाय पेट्रोनेज, ठीक है, इट वॉज बाय सीनियोरिटी। देन हाई एंड फिक्स्ड सैलरीज रहते थे, एंटी करप्शन मेजर्स वर ऑल्सो टेकन, complete Europeanization of civil services took place, and Cornwallis is considered to be the father of civil services in India, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस। कोई कोई फिर बोलते हैं कि मकाउले होगा, लॉर्ड मकाउले में बी द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, बट नहीं, इट इज़ लॉर्ड मकाउले, सॉरी कॉर्नवालिस, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। तो आप जब भी वेन एवर यू आर ईटिंग कॉर्न, सो डू रिमेंबर दैट, जिससे अमेरिकन कॉर्न वगैरह होता है ना वो खाते हैं, तो आप ऐसे याद करना कि अच्छा सिविल सर्विसेज कॉर्नवालिस, ठीक है। तो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसके अंडर सैलरीज टू द सिविल सर्वेंट्स वर टू बी पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यूज, ठीक है, ये दिया था। एंड द एक्ट रिटेन्ड द पेट्रोनेज सिस्टम, ठीक है, दैट इज प्रमोशन बाय सीनियोरिटी नॉट पेट्रोनेज। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो 1793 में दे स्टार्टेड विद द ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला चीज़ें स्टार्ट कर दी, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ ही हो रहा है, सिविल सर्वेंट्स उनके लिए काम कर रहे हैं, पैसे हम लोगों की रेवेन्यू में से दे रहे हैं ये लोग, समझ आ रहा है आपको। काम किसके लिए कर रहे हैं वो लोग, दे आर वर्किंग फॉर द ब्रिटिशर्स, ठीक है। बट हु इज पेइंग द सैलरी, रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया, इंडियंस आर पेइंग द सैलरी, ठीक है। सो दिस हैपेंड इन 1793। हाउ विल यू रिमेंबर इट, 93, नाइन नाइन से क्या करोगी, न्याय, ये न्याय नहीं है, दिस इज अनफेयर, न्याय नहीं है, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। सो लॉर्ड वेलेस्ली हैड फाउंडेड द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकटा, ठीक है, ये हमें पता ही है। फोर्ट विलियम, वेल विल करके लर्न किया था हमने, वेल विल, है ना। इसके अलावा दिस was aimed to train civil servants in Indian languages, local laws, customs and administration, ठीक है। The company later replaced it with the East India College of Haileybury, so this is important to remember। पहले तो फोर्ट विलियम में इनका ट्रेनिंग होता था, बट आफ्टरवर्ड्स ईस्ट इंडिया कॉलेज हेलीबरी वहाँ पे था, वहाँ पे प्री सर्विस ट्रेनिंग होना स्टार्ट हुआ, जो अभी मसूरी में होता है ना वो सब
मतलब सिमिलर है चीज़। वो कहाँ पे हो रहा था अभी, हैलीबरी। सो हाउ विल यू रिमेंबर द नेम ईस्ट इंडिया कॉलेज, हैलीबरी। तो हेल से लर्न कर लो कि वहाँ पे हेल स्टॉर्म काफ़ी आता रहेगा, सिंस इट इज़ इन लंदन। लंदन नहीं, वहीं ब्रिटेन में ही है। ब्रिटेन में दे आर वेरी ऐसे ही रहते हैं, वहाँ पे बारिश बहुत होती है, ठीक है। सो रेनी वेदर है, दे आर वेरी रेनी वेदर देयर। सो उससे आप हेल स्टॉर्म करके हैलीबरी लर्न कर सकते हो। दे मार्क द शिफ्ट फ्रॉम mere patronage टू ट्रेंड bureaucracy, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली मार्क द शिफ्ट फ्रॉम mere patronage टू प्रॉपरली ट्रेंड bureaucracy, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दे हैड proposed open competition for civil services, है ना। दे ended companies commercial functions and company ultimately became an administrative body, ठीक है। दे provided legal basis for merit based recruitment through though the implementation was delayed, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हम लोग याद रखेंगे। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज था इसमें, है ना। देन कंपनी का जो कमर्शियल फंक्शंस थे दोज वर एंडेड एंड इट बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कम्प्लीटली, है ना। ये हमको पता है, ये 1833 का चार्टर एक्ट। वी हैव रेड दिस अबाउट दिस, मतलब जो सारे ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज थे, वी हैव रेड अबाउट दोज इन अ वीडियो which is present in the Indian polity playlist on this channel, ठीक है। So you can refer to it if you want. Then they provided legal basis for merit based recruitment। तो अभी आपको याद रखना है 1833 में मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट हुआ स्टार्ट, ओपन कंपटीशन, ठीक है। उससे पहले पता नहीं क्या सिस्टम था, अभी पर ओपन कंपटीशन 1833, ठीक है। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, हाउ विल यू रिमेंबर दिस। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से ही मकौले इज लिंक्ड, है ना। मकाउले से मेरिट लिंक कर लो, मेरिट, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, मकाउले कमिटी ऑफ 1854। दिस वाज चेयर्ड बाय टी बी मकाउले, ठीक है। सो दे हैड रिकमेंडेड ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, है ना। दे रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ कंपनीज पेट्रनेज बेस्ड सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट। सो कोई ओपन कंपटीशन पहले भी 1833 में भी प्रपोज किया था, तब भी मैकाउले थे। और उसके बाद में मैकाउले कमेटी केम इन टू बीइंग 20 ईयर्स लेटर, है ना, दैट इज 20 ईयर्स लेटर। एंड दे अगेन रिकमेंडेड ओपन कॉम्पिटिशन, ठीक है। दे सेट अ सर्टन एज लिमिट फॉर एडमिशन इन दी हेलीबरी कॉलेज, सो द एज लिमिट वॉज 25 ईयर्स, ठीक है। And the first competitive examination was held in London in 1855, ठीक है। फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहाँ पे हुआ, लंदन में। कब हुआ, 1855 में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि इवन दो दे केप्ट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बट दैट टू वाज ओनली हेल्ड इन लंदन। देन दे हैड लेड द ब्लूप्रिंट ऑफ द मॉडर्न सिविल सर्विस, ठीक है, ये हो गया। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 देखते हैं। सिविल सर्विसेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। एंड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, दे अज्यूम्ड अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द सिविल सर्विसेज, ठीक है। सो दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर, है ना। एक ये पता ही है हमको 1858 में पूरा ही इनफैक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इटसेल्फ वाज अबॉलिश्ड, ठीक है। सो नेचुरली दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द सिविल सर्विसेज, ठीक है। नाउ दे लास्ट क्वेश्चन के वाइस रॉय था क्या जिसका पास में अल्टीमेट कंट्रोल था, so that would be wrong. The ultimate control was with the secretary of state, ठीक है। Now we'll look at the Indian Civil Service Act of 1861। so इसमें क्या हुआ था, 1861 के एक्ट के अंडर key posts were reserved for the covenanted civil services
and it opened certain posts to Indians under specified qualifications. ठीक है? It required a vernacular language test for district services, and it failed to satisfy the demand for Indianization of services, and it remained a dead letter due to the reluctance of authorities to let Indians into the services. तो covenanted service में तो reserved थे यूरोपियंस के लिए सारी सीट, थोड़े बहुत जो फालतू मतलब नॉट सो इम्पोर्टेंट पोस्ट से उसमें इंडियंस वर दे स्टार्टेड अलाउइंग इंडियंस. ठीक है, सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि इंडियंस फर्स्ट कब आना शुरू हुए 1861 में, है ना. 1861 में दे स्टार्टेड एंटरिंग द सिविल सर्विसेज. ठीक है, कब आया ये 1857. दिस वाज अ प्लकेटरी मेजर बिकॉज अभी 1857 रिवोल्ट हुआ था, तो इन ऑर्डर टू प्लकेट द पीपल दे केम अप विद दिस मेजर कि आप लोगों को भी वील अलाउ यू ऑल्सो टू एंटर द सिविल सर्विसेज. ठीक है, ऐसा करके कुछ. नाउ वील रीड अबाउट द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, है ना, लॉर्ड लिटन के अंडर. So this allowed limited Indian entry into higher services without any exam. ठीक है, तो अगेन पहले भी क्या था, सो यहाँ पे भी limited in entry into higher services without exam. It reduced the maximum age for ICS examination from 21 to 19 years of age. ठीक है, so very small intake of Indians was being done. And why? Because देखो एक तो ईयर उन्होंने क्या रखा है, एज ही 19 ईयर्स रखा है मैक्सिमम एज. ठीक है, ऊपर से एग्ज़ाम कहाँ हो रहा था, इंग्लैंड में, है ना. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे यूज टू आस्क लैटिन और ये सब भी पूछते थे एग्ज़ाम में. ठीक है, सो इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर इंडियंस टू पास दिस एग्जामिनेशन, है ना. इट faced strong opposition from European ICS officers and was abolished by 1884. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू रिमेंबर कि जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस वाला था लाइक लिटन जो लाए थे, दिस वॉज लेटर अबॉलिश्ड इन 1884. दैट इज विद इन 4 years दिस वॉज अबॉलिश्ड. ठीक है, नाउ वील मूव टू दी एचसन कमीशन. ठीक है, तो इनका क्या था, दे हैड पहले तो आप लिटन नाम लर्न कर लो, है ना. कैसे लर्न करेंगे इनको, किस चीज़ से लिंक करके, ये लिमिटेड एंट्री इंडियन एंट्री इनटू हायर सर्विसेज लाए थे ना ये. तो ये थोड़ा सा इन्होंने लाइट डाला था, ही ट्राइड टू पुट लाइट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस बाय अलाउइंग एंट्री लिमिटेड एंट्री इंडियन एंट्री इनटू द सर्विसेज विदाउट एन एग्जामिनेशन. बट ये यूरोपियंस ने मना कर दिया, यूरोपियन आईसीएस ऑफिसर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट इट. ठीक है, तो ये हो गया. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स डू यू नीड टू रिमेंबर, बस लिटन लाइट से लिटन कर लो, है ना. नेक्स्ट है एचसन कमीशन. सो एचसन कमीशन ने क्या किया, they were mandated to plan Indian entry into the public services. ठीक है, कब आया था ये 1886 में. हाउ विल यू रिमेंबर द ईयर, 1 year आफ्टर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड. ठीक है, तो आईएनसी कब बना था, 1885 में, एंड 1886 में वी हैड द एचसन कमीशन व्हिच केम इनटू बीइंग. ठीक है, दे रिजेक्टेड रिफॉर्म्स टू द कोवेनेंटेड सर्विस रिक्रूटमेंट, उसके लिए रिफॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए. एंड यूरोपियन dominance had retained. They recommended the abolishing of the statutory civil service. They proposed three services: imperial, provincial, and subordinate. ठीक है, reduced posts reserved for the covenanted services and shifted some to the provincial services. They abolished the term covenanted civil service also. And they strongly opposed simultaneous examinations in India and England. Why? Because वही थोड़ा बहुत हो सकता है ना कि differences in difficulty level or something like that. So this was strongly opposed and ये करा था. इसके अलावा बस आपको ये याद रखना है
इसमें व्हाट डू यू नीड, एक तो नाम याद रखना है, एचिसन कमीशन किसके लिए, सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए है ना। तो ऐसे कर लो इसको कि एक एक से कर लो। अगर किसी भी कंट्री का स्टील फ्रेम क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी, एंड इफ द स्टील फ्रेम इज वीक देन इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ एक्स। एक्स मतलब पेन वगैरह काफ़ी उठाना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, तो उससे एक्स इन कमीशन रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज। ठीक है, इन्होंने क्या क्या करा, एक तो कॉवेनेंट सिविल सर्विस जो नाम है वो ही हटा दिया। ठीक है, देन ये दे आर proposed the abolishment of the statutory civil service. Then they proposed the formation of three civil services, एक imperial, then provincial और last में imperial हो गया, provincial और subordinate। ठीक है, और बस ये मेन थे इनके। then we'll move to the Islington Commission। ठीक है, so Islington या Islington जो भी है, इसके अंडर क्या क्या हुआ था, देयर वॉज डुअल एंट्री टू द इंडियन सिविल सर्विसेज, इंग्लैंड और इंडियंस दोनों के लिए। ठीक है, सो इस्लिंगटन कमीशन ने बोला कि ठीक है आइए इंडियन भी आइए, सो आई से इंडियन, आई से इस्लिंगटन। एंड व्हाट ईयर डिड दिस कम इन, 1912। ठीक है, 1912 1915 के बीच में। सो दिस वाज बिफोर हमारे गांधी जी केम इनटू इंडिया, है ना, गांधी जी से आने से थोड़े ही दिन या years पहले Islington Commission came into being. They allowed dual entry into the Indian civil services। ठीक है, then they proposed reservation of 25% of the posts for Indians। So this is also something that you need to remember। Then they suggested class 1 and class 2 service classification। ठीक है, they avoided any radical structural changes in the civil services। तो कोई भी radical changes नहीं होगा civil services में। They rejected simultaneous identical examinations in India and England। ठीक है, ये पहले भी उन्होंने अपोज किया था, इन्होंने भी अपोज करा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा बस क्लास 1 क्लास 2 लर्न करना है। तो ये आई जो है I1 जैसा दिख रहा है, इसी में 2 डाल दो तो 2 बन जाएगा। सो क्लास 1 क्लास 2 इस्लिंगटन कमीशन। रिजर्वेशन कि इसको कैसे लर्न करेंगे, आई वॉन्ट रिजर्वेशन करके, आई से इस्लिंगटन, आइसलिंगटन जो भी नाम है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आई से आई वॉन्ट रिजर्वेशन, है ना। तो रिजर्वेशन कितना दिया इंडियंस को, 25%। सो आउट ऑफ द 755 सीट्स अराउंड 189 वर रिजर्व्ड। ठीक है, अभी भी इतनी सीट्स ही आती हैं, देखना 755 क्या, 800 900 के आसपास ही आती हैं आजकल भी। ठीक है, तो तब से इतनी सीट्स आ रही हैं, है ना, इट इज़ नॉट ग्रोइंग ओनली। बीच में आता था 1000 के आसपास, देन अगेन 900 800 होने लग गया। ठीक है, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इट रिकमेंडेड थ्री सर्विसेज, ऑल इंडिया, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। इससे पहले जो इन्होंने क्या बोला था, इवन जो एचसन कमीशन था, इवन दे हैड प्रपोज थ्री सर्विसेज, इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, उन्होंने क्या बोला, ऑल इंडिया, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, सो दीज वर द थ्री कैटेगरीज रिकमेंडेड बाय देम। फिर जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, दे आर इम्पीरियल सर्विसेज वर्किंग इन प्रोविंसेस। ठीक है, तो रिजर्व, ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स ये सब रहेंगे उसमें। ऑल इंडिया सर्विसेज आर इम्पीरियल सर्विसेज वर्किंग इन प्रोविंसेस। देन जैसे अभी होता है वैसे ही है, ऑल इंडिया सर्विसेज एंजॉय स्पेशल सेफ गार्ड्स इन टर्म्स ऑफ पे, पेंशन, डिसमिसल एट्सेट्रा। अभी क्या क्या ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे पास में, IAS IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, दे प्रपोज्ड पब्लिक सर्विस कमीशन टू शील्ड रिक्रूटमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, वही PSC, वही पॉलिटिक्स करके कुछ भी पार्शियलिटी ना हो, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट PSC वॉज ब्रॉट इन। ठीक है, तो ये आप याद रखना 1990 में PSC आ गया, विच लेटर बिकेम UPSC और स्टेट PSCs। ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर इट, 1919। ये जो 9 है इसको इन्वर्ट कर देंगे तो P जैसा दिखेगा, है ना, तो PSC जैसा दिख रहा है। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस।
ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एग्जाम वाज हेल्ड इन इंडिया, फर्स्ट इन इलाहाबाद, लेटर इन दिल्ली इन 1922 अंडर द सिविल सर्विस कमीशन। तो दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली important टू नो कि 1922 दैट इज राइट आफ्टर द एनसीएम। एनसीएम भी 1922 में ही खत्म हुआ था ना, चौरी चौरा के बाद में। ठीक है, उसी के बाद में फर्स्ट ये उनको लगा होगा कि अरे ये प्रोटेस्ट वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, सो इंडिया में दे हेल्ड एन एग्जाम फर्स्ट इन इलाहाबाद देन इन दिल्ली, है ना, अंडर द सिविल सर्विस कमीशन। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, इनका नाम था सिविल सर्विस कमीशन। ठीक है, CSC, PSC की जगह CSC। ठीक है, सिविल सर्विस कमीशन ये हो गया। नाउ वील मूव टू द ली कमीशन। सो ली कमीशन लेबर, ये हो गया ना, ईयर तो पता ही है, जियो एक्ट 1919 का है। ली कमीशन में क्या देखना है हमको, they were appointed to review the structure and Indianization of superior civil services। ठीक है, तो सुपीरियर सिविल सर्विसेज जो भी होते हैं उसका स्ट्रक्चर और उसको इंडियनाइजेशन को रिव्यू करने के लिए ली कमीशन वाज अपॉइंटेड। दे फिक्स्ड द इंडियन यूरोपियन रेशो इन इंडियन सिविल सर्विसेज। तो 1:1 पे इन्होंने लॉन्ग टर्म टारगेट दिया। ठीक है, अर्लियर ओनली 25% रिजर्वेशन दिया था इंडियंस को, इसके बाद दे केम अप विद दिस टारगेट ऑफ 1:1। ठीक है, दे रिकमेंडेड 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड प्रोविंशियल सर्विसेज, विद द ऑल इंडिया सर्विसेज बीइंग अंडर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कंट्रोल के अंडर। ठीक है, तो 1919 वाले ने भी 3 दिए थे टाइप्स, ऑल इंडिया, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट। इन्होंने बोला ऑल इंडिया, सेंट्रल और प्रोविजनल होना चाहिए, प्रोविंशियल। ठीक है, ये हो गया। और इसमें लर्न क्या करना है, ली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर द ईयर, है ना। तो ये कब आया ली कमीशन, दिस हैज कम राइट आफ्टर द एनसीएम। ठीक है, एनसीएम के बाद में वंस द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंडेड, उसके बाद में ली कमीशन केम इनटू बीइंग। इनका क्या काम था, वो इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो उन्होंने दे हैड सजेस्टेड 1:1। ठीक है, एनसीएम के बाद में आए, सो दे आर ट्राइंग टू प्लेकेट द इंडियंस। ठीक है, सो दे हैड सजेस्टेड कि आधे इंडियन होने चाहिए, आधे यूरोपियंस होने चाहिए सिविल सर्विसेज में। ठीक है, तो ली का जो एल है दैट ऑल्सो लुक्स लाइक 1 ओनली, है ना। तो वैसे यू कैन रिमेंबर 1:1। ठीक है, नाउ वी विल बी लुकिंग एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। So under this, the Governor General was bound to protect the civil service के privileges। ठीक है, no civil servant could be dismissed by a lower authority than the appointing one। तो ये सब जो rules हैं they continue to be in existence even now। ठीक है, then pay, pension, emolument will be kept outside the legislative vote। ठीक है, फिर क्रिएट वो अभी भी जैसे स्पीकर वगैरह का है, सैलरी, पे, अलाउंसेस, है ना, दे आर केप्ट आउटसाइड द, दे आर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर्स, है ना, सो दे कैन नॉट बी वोटेड अपॉन बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, सिमिलर वहाँ पे भी था पहले भी। देन दे क्रिएटेड पब्लिक सर्विस कमीशंस, एक तो फेडरल, फिर प्रोविंशियल और जॉइंट। ठीक है, तो पीएससी सबसे पहले सजेस्ट किसने किया था, 1919 में सजेस्ट किया था, बट बना कब जाके, 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज कौन से थे, आईसीएस, आईपीएस और आईएमएस, है ना, एंड अदर सर्विसेज पर प्रोविंशलाइज्ड। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके अलावा व्हाट एल्स नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 1950 में आया यूपीएससी, है ना। सो वी नो अबाउट यूपीएससी। तो कैसे आया 1950 में, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, दैट इज वाई इट केम इन 1950। ठीक है, सो दिस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 315। तो ये पता ही होगा आपको, है ना, आर्टिकल 315 में आता है
यूपीएससी, है ना। एंड दिस वाज अ सक्सेसर टू द फेडरल पीएससी, ठीक है, दैट आल्सो यू नीड टू रिमेंबर। ये फेडरल बनाया था ना इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, उसी का सक्सेसर है ये, ठीक है। So we have done all of that. Now we'll move to press in India during the British rule. ठीक है, तो ब्रिटिश प्रेस और उसकी पॉलिसीज जो भी हैं रिलेटेड, वील बी डूइंग दैट। सो जो प्रेस था ना, द प्रेस इन इंडिया, इट डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एज अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, सो डिस्पाइट ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस इट ग्रेजुअली बिकेम अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एंड नेशनलिज्म। सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये बस इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। नाउ वील स्टार्ट विद द डिफरेंट पॉलिसीज क्रोनोलॉजिकली। तो सबसे पहले कब आया, 1799 में, जो अर्ली कंपनी का फेज था ना, उसमें देयर वर नो फॉर्मल सेंसरशिप लॉज एज सच, ठीक है। एंड देयर वर नॉट नो फॉर्मल सेंसरशिप लॉज वर इनैक्टेड बाय द कंपनी। द प्रेस फंक्शन अंडर इनफॉर्मल टॉलरेंस एंड नॉट स्टैट्यूटरी फ्रीडम, ठीक है। और फिर फ्रीडम बाय निगलेक्ट था, दिस वाज नॉट बाय एनी रिकग्नाइज्ड लीगल राइट, ठीक है, दैट आल्सो यू नीड टू रिमेंबर। Now we'll move to the censorship of the Press Act of 1799, लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर जो है ना, उसके आगे फिर we'll keep on moving forward। तो इधर गया, हाँ। सो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट कब का है, 1799 का, लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर आया था। प्री सेंसरशिप वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्री सेंसरशिप, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने बोला कि हम सेंसर करेंगे, है ना। ये इसका मतलब क्या हुआ, मतलब निग्लेक्ट था ये वाला जो प्रेस वाला पोर्शन सेक्टर था ना, सेक्शन, दैट वाज निग्लेक्टेड एंड दैट इज व्हाई दे हैड अ लॉट ऑफ फ्रीडम। ऐसा नहीं कि राइट्स दिए थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ऐसा कुछ नहीं था। दैट वाज अ नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उस टाइम पे प्रेस का भी इतना प्रेवलेंस नहीं था, सो दे डिड नॉट कंसिडर इट टू बी एन इम्पोर्टेंट जो भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ सेंसरशिप वाज नॉट प्रेजेंट देयर। हाउएवर जब लॉर्ड वेलेस्ले आ गए, ही स्टार्टेड प्री सेंसरशिप, ठीक है। प्रायर अप्रूवल वाज मैंडेटरी बिफोर पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स और मटेरियल्स, ठीक है। एडिटर्स वर रिक्वायर्ड टू सबमिट कंटेंट टू गवर्नमेंट फॉर स्क्रूटनी। This was aimed at preventing anti-British and pro-French propaganda, because वहाँ पे तब ये सब प्रॉब्लम भी चल रही थी ना, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्राइमरीली दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड। देन फर्स्ट डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल ओवर द प्रेस इन इंडिया, यही बोलते हैं। एंड दिस मार्क्ड द शिफ्ट फ्रॉम इनफॉर्मल टॉलरेंस टू एक्टिव रेगुलेशन, ठीक है। प्रेस ऑर्डिनेंस और लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823। तो आप लॉर्ड वेलेस्ली का पहले लर्न कर लो कि कैसे लर्न करोगे सेंसर। इन्होंने करना स्टार्ट किया था, देखो, वेल वी नीड टू सेंसर सम स्टफ, ये ऐसे किसी से बात कर रहे हैं ऐसे, है ना। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ प्रेस ऑर्डिनेंस ऑफ लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823, जॉन एडम के अंडर था ये, है ना, एडम्स रेगुलेशन भी बोलते हैं। सो लाइसेंसिंग ऑफ प्रेसेस वाज मेड कंपल्सरी। Government empowered was empowered to cancel licenses arbitrarily. It applied stringent controls, and a severe repression of the press was done. And this continued under Lord William Bentinck as well. This was strongly opposed by Raja Ram Mohan Roy, ठीक है, because Mirat ul Akbar or Sambad Kamudi was brought under the 1823 regulations. That is why, ठीक है। His petition, however, he had made a petition against this act, but वो डिसमिस कर दिया गया था, ठीक है। जो मिरात उल अखबार है, मिरर ऑफ न्यूज़ भी बोलते हैं इसको, मिरर ऑफ न्यूज़, दिस was a weekly journal. It was edited by Raja Ram Mohan Roy and Sambad Kamudi. Sambad Kamudi again weekly newspaper था, and that was also being edited by Raja Ram Mohan Roy, ठीक है। both of these
were had been brought under regulations, and that is why he had opposed it. ठीक है, now how will you remember it? प्रेस ऑर्डिनेंस और लाइसेंसिंग रेगुलेशन, तो लाइसेंसिंग ही था इसका मेन मोटिव, है ना। तो 1823 में आया ये, 10 years बिफोर द 1813 सॉरी 2033 वाला जो चार्टर एक्ट है ना, उसके 10 साल पहले। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जॉन एडम हमें लर्न करना है ना, तो एडम, एडम कौन था? ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द, मतलब जो एक एडम एंड ईव वाला जो एडम है, वो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ मानते हैं उसको, है ना, शायद। ठीक है, तो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग से आप फर्स्ट लर्न कर लो कि ये फर्स्ट टाइम लाइसेंसिंग वॉज ब्रॉट बाय एडम, लाइसेंसिंग ऑफ द प्रेस, है ना। कौन लाए थे? जॉन एडम। ठीक है, ये हो गया। नाउ वील मूव टू प्रेस एक्ट और लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1935, सॉरी 1835, है ना। ये चार्ल्स मेटकाल्फ के अंदर आया था। सो द लाइसेंसिंग सिस्टम वाज अबॉलिश्ड अंडर दिस। सो जो पहले जॉन एडम्स ने लाए थे, दिस वाज अबॉलिश्ड। इट एंडेड प्री सेंसरशिप। सो प्री सेंसरशिप कहाँ पे आई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर। दैट वाज आल्सो अवॉइडेड, abolished. Then free press was restored in various company के territories, and declaration requirements, that is publishers had to declare their place and premises of publication, और उनको prior approval was not required. They just had to tell about their place and premises of publication. ठीक है, so it marked a shift from the repression to liberal press policy. So this was fairly liberal, है ना। सो चार्ल्स मेटकाल्फ है ना, उनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, सबसे पहले तो वो करना है कि ही इज़ द लिबरेटर। लिबरेटर मतलब बढ़िया अच्छे इंसान है। तो ये काफ, काफ को हम किससे लिंक कर सकते हैं? काऊ का होता है काल्फ, काफ, है ना। काफ, वो उसका काऊ का बेबी को काफ बोलेंगे। ठीक है, सो का, वो काफ को हम लोग पॉजिटिव चीज़ों से करेंगे रिलेट, है ना। सो इट इज़ रिलेटेड टू पॉजिटिव चीज़, जैसे लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और वही लाइसेंसिंग वगैरह हटा दिया, और बस इतना पता होना चाहिए। देन वी हैव द लाइसेंसिंग एक्ट और द गैगिंग एक्ट 1857 का। सो ये कब आया था? चार्ल्स मेटकाल्फ वाला 1835, दैट इज़ 1833 वाले चार्टर एक्ट के बाद में। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के 1-2 साल बाद, है ना। देन लाइसेंसिंग एक्ट और द गैगिंग एक्ट ऑफ 1857, है ना। तो ये कब आया? वो ड्यूरिंग द रिवोल्ट, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके टाइम पे। लॉर्ड कैनिंग वॉज द वाइसरॉय एट दैट टाइम, है ना। मतलब पहले गवर्नर जनरल थे, फिर वाइसरॉय बन गए थे। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड वाज लाइसेंसिंग सिस्टम वाज री इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, they empowered the government to suppress nationalist newspapers. Authority was given to ban any newspaper or book. They, this was designed as an emergency, as a form of emergency censorship during the revolt of 1857. ठीक है, ये emergency censorship जैसा कुछ था. It was a temporary act and it lapsed in 1858. ठीक है, एंड देयर वाज अ शार्प रिवर्सल ऑफ द लिबरल प्रेस पॉलिसी ऑफ 1835, जो मेटकाल्फ के अंडर आई थी ना। एवरीथिंग वाज रिवर्स्ड, और ये टेम्परेरी था बिकॉज इसके बाद में पूरा ही ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड, और ये सब हुआ था, है ना। सो ये सब, और ये इमरजेंसी मेजर था वो रिवोल्ट ऑफ 1857 का को कर्ब करने के लिए, है ना। बस इतना ही पता होना चाहिए कि दे हैड अथॉरिटी टू बैन एनीथिंग। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट ऑफ 1867। ठीक है, तो दिस केम 10 years आफ्टर द रिवोल्ट, 10 years आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या आया? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स। इसमें क्या है? एज अ नेम सजेस्ट्स, रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंटर्स, पब्लिशर्स एंड प्रेसेस। ठीक है, compulsory submission of copies of all books and newspapers to the government,
कि compulsorily you have to submit the copies of books and newspapers to the government. ठीक है. Then declaration was required regarding ownership and place of publication, कि यहाँ से हम लोग कर रहे हैं पब्लिश, और ये सब के लिए declaration was to be given. Next we look at the Vernacular Press Act of 1878. लॉर्ड लिटन ने दिया था. So Vernacular Press Act of 1878, this targeted only vernacular इंडियन लैंग्वेज का जो प्रेस होता है ना, उसी को टारगेट किया था ये, है ना. अगेन दिस केम अंडर लॉर्ड लिटन, है ना. अब उसके अलावा इससे पहले लॉर्ड लिटन के अंडर हमने ये पढ़ा था सिविल सर्विसेज से रिलेटेड के ही हैड अलाउड लिमिटेड इंडियन एंट्री इनटू द हायर सिविल सर्विसेज, बट काफ़ी ऑपोजिशन हुआ यूरोपियन सिविल सर्वेंट्स के. दे हैड अपोज दिस स्टेप क्वाइट अ लॉट. ठीक है, तो अभी हम लोग ये वाला देखेंगे लिटन का. 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था. हाउ विल यू रिमेंबर द ईयर? देखो 1867 के भी अगले 10 ईयर्स बाद. ठीक है, तो 10 ईयर्स में आ रहा है इनका, है ना. तो इसमें क्या आ रहा है, दे टारगेटेड ओनली वर्नाकुलर और इंडियन लैंग्वेज का जो प्रेस होता है उसको. इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रेस था दैट वाज कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड. ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज एम्पावर्ड टू डिमांड सिक्योरिटी एंड कॉन्फिस्केट प्रिंटिंग इक्विपमेंट, डिमांड कॉपीज ऑफ पब्लिकेशन, एक्ट विदाउट राइट ऑफ अपील, ये सब. दिस वॉज वाइडली क्रिटिसाइज्ड एज अ रेशियली बायस्ड लॉ. ठीक है, aimed at suppressing the Indian opinion, and this became a rallying point for early nationalist opposition, and it was repealed by Lord Ripon in 1881. ठीक है, thus symbolizing a return to the liberal press policy. ठीक है, so this is very important. किसने रिपील करा था? लॉर्ड रिपन ने. रिपन ने पहले भी एक चीज़ करी थी. he had ripped apart, he had tried to bring the, वो कहाँ गया, इनसे पहले है इल्बर्ट बिल लाने की भी कोशिश करी थी. ही हैड ट्राइड टू रिप अपार्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, टीयर अपार्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बट अगेन ही वाज अनसक्सेसफुल. यहाँ पे हाउएवर ही वाज सक्सेसफुल. ही रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. ठीक है, तो 3 साल में ही उन्होंने रिपील कर दिया था. Now, a newspaper incitement to offences act of 1908, है ना. So this allowed penal action against newspapers who incited offences against the government. ठीक है, और एक right to appeal was also provided to the High Court within 15 days, and this was designed to curb revolutionary और extremist propaganda. ठीक है, तो 1905 के बाद वो स्वदेशी मूवमेंट वाला पीरियड चल रहा था ना, so that is why this act was brought in. Newspaper Incitement to Offences Act of 1908. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. penal action against newspapers, है ना, inciting offences against the government, और right to appeal भी है 15 days के अंदर. How will you remember this? ईयर तो याद हो जाएगा 1905 के 1-2 साल बाद, मतलब 3 साल बाद. ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट वगैरह टाइम जो चल रहा था पहले 1900s में, उस टाइम पे, है ना. बस इतना ही याद रखना है. नेक्स्ट है इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910. इसमें क्या था, मैंडेटरी सिक्योरिटी डिपॉजिट हैड टू बी मेड बाय द प्रिंटिंग प्रेसेस एंड द न्यूज़पेपर्स. ठीक है, गवर्नमेंट वॉज एम्पावर्ड टू फॉरफिट सिक्योरिटी विदाउट जुडिशियल ट्रायल. ठीक है, सो गवर्नमेंट के ऊपर था कि दे विल बी फॉरफिटिंग देयर सिक्योरिटी. देन दे applied to writings deemed seditious or objectionable. ठीक है, then they operated through financial strangulation rather than direct pre-censorship. They intended to cripple nationalist newspapers economically during the Swadeshi extremist phase. और फिर प्रेस कमेटी आया था 1921 में. It was headed by the Tej Bahadur Sapru Committee, which reviewed the press laws. On its recommendation, the Press Acts of 1908 and
110 वर रिपील्ड। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। प्रेस कमेटी, सो व्हाट ऑल डू वी नीड टू रिमेंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल द ईयर ऑफ द एक्ट, है ना, तो ये वो मॉडले रिफॉर्म्स आए थे ना, उसके बाद में है ये, 1910 में आया। ठीक है, मॉडले 1909 वगैरह में आए थे, उसके बाद में दिस केम इनटू बीइंग। ठीक है, तो उसमें बस जनरल चीज़ें हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है उनको, प्रिंटिंग प्रेस को। ठीक है, और वो सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी, ये सब, है ना। और डायरेक्ट प्री सेंसरशिप नहीं था इसमें, फाइनेंशियल स्ट्रैंगुलेशन वाज डन, क्योंकि एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऑल ऑफ दैट कैन बी फोरफिटेड इन केस दे मतलब कुछ गलत सलत इफ़ दे पब्लिश। ठीक है, देन दे इंटेंडेड टू क्रिपल नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स इकोनॉमिकली। ठीक है, तो इकोनॉमिकली कब हुआ? मोरले मिंटो में, है ना। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में इकोनॉमिकली दे ट्राइड टू क्रिपल द न्यूज़पेपर्स। ठीक है, फिर प्रेस कमेटी आया था 1921 में, विच वॉज हेडेड बाय द तेज बहादुर सप्रू कमेटी। 1921 में यू हैड द प्रेस कमेटी। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू का was heading this. He reviewed the press laws, and these two were repealed after that. 1908 or 1910 wala act were repealed. So one thing you need to remember, the name of the committee and as well as the year. ठीक है, तो तेज बहादुर सप्रू, सो ही वॉज वेरी तेज। तेज मतलब क्लेवर बोल सकते हैं, क्लेवर या इंटेलिजेंट, है ना। सो ही recognized that these acts were, मतलब they were kind of censoring, even though direct censorship नहीं हो रहा है, but they were um, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इंडियन प्रेस को, दैट इज़ वाई दिस वॉज रिपील्ड। ठीक है, ईयर क्या है? 21, दैट इज़ आफ्टर द वो एन सी एम के टाइम पे चल रहा है ना, एन सी एम के टाइम पे ही दिस वॉज ब्रॉट इन तेज बहादुर सप्रू कमेटी से। नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915। सो दिस वाज टू curtail प्रेस फ्रीडम एंड पॉलिटिकल डिसेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, and the government was empowered to restrict publications, censor news, and suppress political agitation. ठीक है, तो ये सब रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी थी। देन इट अलाउड प्रिवेंटिव डिटेंशन, बैन्स ऑन मीटिंग्स एंड कंट्रोल्स ऑन कम्युनिकेशन। ठीक है, इट ऑपरेटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड नॉट रेगुलर जुडिशियल प्रोसेसेस। ठीक है, it set the template for extraordinary powers which later continued under the Rowlatt Act of 1919। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, है ना। सो इसमें क्या लर्न करना है? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915। ठीक है, क्या काम था इसका? टू curtail press freedom and political dissent during World War One. Then government had empowered to restrict the publications। वो ये मतलब पूरा रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं इसमें, है ना। और रॉलेट एक्ट 1919 में दिस टेम्पलेट फर्दर कंटिन्यूड। ठीक है, तो ये 1915 वगैरह में वो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे ये सब लाए थे, है ना। बस इतना ही पता होना चाहिए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वाज एक्चुअली ब्रॉट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, है ना। तो उसको ही था कि एक तो बाहर वो लोग दे आर फाइटिंग अ वॉर, तो इंडिया के अंदर भी दे इफ इट वो दे डू नॉट वांट एनी टाइप ऑफ रिबेलियन टू स्टार्ट, दैट इज़ व्हाई दिस एक्ट वाज ब्रॉट इन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट ऑफ 1931, है ना। दिस ग्रांटेड समरी पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव टू सप्रेस नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स। ठीक है, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स को सप्रेस करने के लिए था। दे ऑपरेटेड विदाउट प्रोलॉन्ग्ड जुडिशियल प्रोसेस, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे दिस वाज हैपनिंग। दे टारगेटेड कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस फेज। ठीक है, तो नाम क्या है? प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट ऑफ 1931, लॉर्ड विलिंगडन के अंडर आया था ये। ठीक है, तो क्या हुआ था? समरी पावर्स टू टू द एग्जीक्यूटिव टू सप्रेस नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स, है ना।
इसको लर्न कैसे करेंगे, वही CDM के टाइम पे आया है 1931 में। सो उसी को थोड़ा कर्ब करने के लिए लाए थे, प्रेस इमरजेंसी पावर्स टू कर्ब द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो वही नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। लेट मी जस्ट सी इफ वी हैव लेफ्ट आउट एनी क्वेश्चंस अबव। नहीं, कर लिया ना हमने सारे सवाल। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू।